हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नए मोटिवेशनल वीडियो के बारे में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए और तो आपको इस वीडियो के एक रेड सब्सक्राइब बटन और साइड में आपको एक बेल वाला आइकन भी दिख रहा होगा। अभी जाइए और दोनों को प्रेस कर दीजिए और मेरे चैनल से कनेक्ट हो जाइए, ताकि अब मेरे आने वाले हर नए वीडियो को आप देख सकें, उनसे कुछ सीख सके, अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सके और अपने जीवन में एक अच्छी व्यक्ति बन सके। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। तो आज हम बात करेंगे, हम अपने माइंड को शांत कैसे रखें, अपने माइंड को शांत कैसे रखें मतलब इस टॉपिक के बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। और शांत रखने के मैं कुछ आपको टिप्स बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने माइंड को शांत हम कैसे रखें मतलब, क्योंकि आजकल का जो टाइम है मतलब आजकल का जो समय है काफ़ी मतलब भाग दौड़ का समय है। मतलब हर व्यक्ति अपने आप में बिजी है, सबके पास अपना अलग अलग प्रकार के अलग अलग काम है, चाहे वो किसी भी एज लेवल का बंदा क्यों ना हो। मतलब जैसे कि हम देखते हैं कि जो जिस वर्ल्ड के अंदर मतलब अलग अलग तरह के लोग रहते हैं और अलग अलग स्टेटस अलग अलग स्टेटस से बिलोंग करते हैं। जैसे कोई रिच फैमिली से बिलोंग करता है, कोई मीडियम क्लास, कोई सिंपल क्लास, कोई नॉर्मल क्लास फैमिली से। रिच फैमिली से जो बंदे बिलोंग करते हैं, वो सारे रिसोर्सेज, सारी सुख सुविधाएं, मतलब अच्छे स्कूल में पढ़ना, अच्छी स्टडी करना, अच्छे ज्ञान को अर्जित करना। मिडिल क्लास जो रहते हैं उनको भी को मेहनत करना पड़ता है, उनके पास लगभग सारे जो रिसोर्स होते हैं। फिर आती है नॉर्मल क्लास और सिंपल क्लास, जो नीचे की होती है। वो ऐसे लोग होते हैं जिनको अपने उनको काफ़ी लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ता है, काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। जैसे कि नॉर्मल क्लास या मिडिल क्लास सिंपल क्लास में वो फैमिली आती है जो कब देखे होंगे कि जैसे दिल्ली जैसी सिटी में जो बाहर के स्टेट से, मान लो जैसे यूपी या झारखंड उड़ीसा से आकर लोग यहाँ पे जैसे जो रहते हैं अपना क्या कि उनको रोजगार मिल सके, उनको अच्छी नॉलेज मिल सके, तो यहाँ पे लोग जॉब करने के लिए आते हैं। और जब यहाँ पर आते हैं तो उनको रहने के लिए उनके पास अपना घर नहीं होता, तो लोग रेंट पे रहते हैं। तो दिल्ली में कई सारे जगहों पर लोग रेंट पे रहते हैं जो बाहर के स्टेट से आके यहाँ पर रहते हैं। तो उनकी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल होता है, कि उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं डेली उनको जॉब पर जाने के लिए भी, या जहाँ पर उनका ऑफिस होता है वहाँ पर आने जाने के लिए भी उनको ऑटो रिक्शा या बस वगैरह पकड़ कर जाना पड़ता है। और फिर वापस भी शाम के टाइम उसको ऐसे आना पड़ता है, फिर सुबह उठ के अगले आना पड़ता है। डेली का जो उनका लाइफ का सर्कल है ऐसे ही चलता रहता है कहने वाले। इस तरीके से अगर हम चाहे जैसे हम बात करते हैं 3-4 अलग अलग जो एजेस होती हैं हर व्यक्ति के लाइफ की, उस पर उनके लाइफ में किस तरह की उनकी लाइफ में शांति नहीं है। कहने उनका जो माइंड होता है हमेशा अशांत रहता है। कई शांत होता है, लेकिन ज़्यादातर टाइम उनका माइंड अशांत रहता है। तो अशांत कैसे रहता है उसकी बात हम 3-4 अलग अलग स्टेज के जो ह्यूमंस होते हैं, व्यक्ति होते हैं, उन पर हम बात करेंगे। और फिर बात करेंगे हम इसको कैसे अपने जीवन से अपनी लाइफ से इसको रिमूव करें और कैसे अपने दिमाग को शांत रखें। पहले हम बात करते हैं अलग अलग एज के अलग अलग एज के लेवल्स के हिसाब से, कि आप सभी को पता ही होगा कि आजकल के टाइम जो हमारा वर्ल्ड है वर्ल्ड में, जैसे मैंने ऑलरेडी आप सभी को बता चुका हूँ कि अलग अलग स्टेटस से बिलोंग करने वाले रिच फैमिली, पुअर और नॉर्मल फैमिली, सिंपल फैमिली, मीडियम क्लास फैमिली, सब में हर क्लास से बिलोंग करने वाले लोग रहते हैं। और तो इस वर्ल्ड के अंदर इस संसार के अंदर जब कोई बच्चा पैदा होता है, चाहे वो किसी भी फैमिली से क्यों ना बिलोंग करता हो, चाहे वो हाई क्लास हो, रिच फैमिली हो, नॉर्मल मीडियम क्लास, सिंपल, और किसी भी फैमिली में पैदा होता है तो वो तो उसका स्टार्टिंग के जो पहले 3 साल होते हैं तो 1 से 3 साल तक का जो टाइम होता है, उस टाइम में वो बच्चा जो होता है वो 2-3 चीज़ें करना सीखता है। वो कभी न्यू बॉर्न बेबी होता है वो, तो जैसे कि चलना फिरना सीखता है,
पैरों पे चलता है, अपने हाथ से भी वो चलना मतलब सीखता है, मतलब फिर बोलना सीखता है, मतलब फिर और खाना सीखता है कि उसके दांत वगैरह धीरे धीरे निकलते हैं। 3 साल तक उसके दांत काफ़ी निकल जाते हैं कहने का मतलब। तो मतलब 1 से 3 साल तक का जो टाइम होता है, इस एज में वो जो बच्चा होता है मतलब इन चीज़ों को मतलब इन चीज़ों को करना सीखता है, चलना फिरना, खाना पीना, बोलना सीखता है। मतलब 1 से 3 साल तक यही चलता रहता है। लेकिन जैसे ही वो बच्चा मतलब अपने जीवन का मतलब जो चौथे साल में प्रवेश करता है, एंट्री करता है मतलब, तो उस बच्चे को मतलब स्कूल में डाल दिया जाता है। स्कूल मतलब पढ़ने के लिए, आगे की मतलब स्टडी करने के लिए। तो जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि हमारे भारत जैसे देश में मतलब 2 तरह के स्कूल देखने को मिलते हैं। एक होता है गवर्नमेंट स्कूल, जो कि पहले से स्टार्ट होकर 5वीं तक, फिर 6ठी से लेकर 10वीं तक, जिसको हम सेकेंडरी, और 6ठी से 12वीं तक होता है, जिसको हम सीनियर सेकेंडरी बोलते हैं। उसके अलावा दूसरा स्कूल होता है, उसको हम प्राइवेट स्कूल बोलते हैं, जो कि नर्सरी से स्टार्ट होता है। नर्सरी, केजी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट, सेकंड, ऐसे करते हुए फिर 12th तक होता है। 12th के बाद फिर वो आगे मतलब कॉलेज की लाइफ भी होती है, और कॉलेज की लाइफ के बाद मतलब वो आगे पोस्ट ग्रेजुएशन भी वगैरह होता है। इस तरीके से मतलब आगे की पढ़ाई वो पूरी, मतलब इस तरीके से हर साल वो बच्चा अपनी पढ़ाई पूरी करता हुआ जाता है। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि जो मतलब जब वो बच्चा 1 3 साल तक मतलब जब वो अपना उन चीज़ों को सीखता है, तो उसके बाद उसको चौथे साल में एंट्री करते ही उसे मतलब स्कूल में डाल दिया रहता है। जैसे अगर गवर्नमेंट स्कूल है तो पहली क्लास होगी, और प्राइवेट स्कूल होगा तो नर्सरी में डाल देंगे मतलब। तो फिर वहाँ से वो जो बच्चा होता है धीरे धीरे अपने आगे की जो उसकी स्टडी होती है, उसको हर क्लास हर साल मतलब ये करके अपने मेहनत लगन और परिश्रम से उसको पास करता हुआ आगे की क्लासों को पार करता रहता है मतलब। फिर वो 10वीं पढ़ता है, 10वीं 12वीं, फिर कॉलेज, फिर आगे की पढ़ाई भी करता है मतलब। तो कहने का मतलब फिर जो बच्चा होता है मतलब, फिर कहा जाता है कि जो मतलब 4 साल से लेकर 13 साल तक की जो एज होती है, वो जो टाइम होता है वो चाइल्डहुड का टाइम होता है, बचपना का टाइम होता है। मतलब इस एज तक जो बच्चा होता है उसके अंदर बचपना बना ही रहता है। इस मतलब बचपना होता है उसके अंदर, और इस एज में इस और जो 4 से लेकर 13 साल तक की एज होती है, इस एज में जो बच्चा होता है ज़्यादातर उसका जो उसके हम उम्र के मतलब बच्चे होते हैं, चाहे उसके घर के अंदर और रिश्तेदारों में, चाचा ताऊ मामा काका का लड़का मतलब, या गली में रहते हो नेबर के, या उसके स्कूल में हो, या उसके क्लास के अंदर होंगे मतलब, जो क्लासमेट्स होते हैं या स्कूल मेट्स होते हैं, तो उनको उसको उस बच्चे को जो उसके हम उम्र के बच्चे होते हैं मतलब, उनके साथ ही उसको उसको फ्रेंडशिप करने में, उनके संग बातचीत करने में, खेलने कूदने में ज़्यादा मज़ा आता है मतलब। और उसको खेलने कूदने में ज़्यादा उसको इन्जॉयमेंट मिलता है ऐसे। और जब वो खेलता कूदता तो कूदता है मतलब बाहर जाकर मैं दोस्तों के साथ गली में मतलब, तो कपड़े भी गंदे होते हैं, बालों धूल धूल मिट्टी भी लगती है, चोट भी लगती है कई बार, लेकिन उसको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चोट भी लगती है तो वो कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा मतलब रोता है या उदास होता है, लेकिन फिर से वो वापस क्या बोलते हैं खेलना कूदना शुरू कर देता है, जैसे हम उनके बच्चे होते हैं। तो ये जो होता है 13 साल तक चलता रहता है। लेकिन जैसे ही वो 14वें साल में एंट्री करता है, 14th ईयर में मतलब, तो वहाँ से फिर वो धीरे धीरे जो उसका एज होता है मतलब, वहाँ के बाद फिर चाइल्डहुड लाइफ को होते हैं ख़त्म हो जाती है। फिर जो बच्चा सिंसियर मतलब धीरे धीरे फिर उसका जो दिमाग खुलने लगता है, वो लाइफ में क्या सही है क्या गलत है उन चीज़ों के बारे में जानना शुरू कर देता है कि नहीं, मुझे अपने कपड़े गंदे नहीं करना चाहिए, मुझे नीट एंड क्लीन दिखना है। कपड़े गंदे करेंगे तो मम्मी मारेगी या टीचर मारेगी, या मम्मी को कपड़े धोने में प्रॉब्लम होगी, कपड़े गंदे होते हैं तो धोने में ज़्यादा मेहनत लगता है। और मुझे स्टडी में अच्छी फोकस करना चाहिए, मुझे अच्छा बनना है, वो इस तरीके से देखता है मतलब। और वो ये भी देखता है मतलब कि उसके जो मतलब फैमिली में उसके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, मतलब दादाजी हैं, नाना जी हैं, मतलब ये जो भी बड़े बुजुर्ग हैं मतलब, उन्होंने भी अपने लाइफ में कहीं ना कहीं पे मतलब किसी न किसी फील्ड में अपना करियर बनाया, और उसके उसमें करियर बनाने के बाद अपना मतलब फिर उसकी बाकी जो लाइफ थी उसी फील्ड में काम करते हुए पूरी निकाल दी। उसके अलावा फिर जो मेरे मतलब फादर भी हैं मतलब, वो भी किसी न किसी फील्ड में करियर बनाने के बाद अभी करेंटली उसी फील्ड में जॉब कर रहे हैं या काम कर रहे हैं कहने का मतलब। तो आगे जाकर मुझे भी अगर किसी न किसी फील्ड को चूज़ करके सेलेक्ट करके मतलब चुनने के बाद अपना करियर उसमें बनाना पड़ेगा। तो और इस तरीके से उस बच्चे का मतलब दिमाग होता है धीरे धीरे आगे खुलता रहता है कहने का मतलब। तो अब उसको बात आती है मतलब अपने लाइफ के अंदर फिर वो देखता है कि अरे ऑप्शन तो उसके बाद बहुत सारे हैं मतलब कहने वाले। जैसे आजकल के टाइम में अगर किसी भी फील्ड में आपको करियर बनाना है तो बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल हैं, जैसे उपलब्ध हैं कहने का मतलब। जैसे कि आजकल डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, और फोटोग्राफर, लेक्चरर, प्रोफेसर, टीचर, और बड़ी अच्छी
हाइट वगैरह अच्छी है तो लोग आर्मी में चले जाते हैं, फिर बॉडी गार्ड, जिम ट्रेनर, सिक्योरिटी गार्ड, और सिंगर, डांसिंग, गिटारिस्ट, मतलब आजकल बहुत सारे प्रोफेशन और करियर बनाने के लिए फील्ड अवेलेबल है। वो आपकी इच्छा, लगन और आपकी सोच पर निर्भर करता है कि आप अपने जीवन में क्या बनना चाहते हो, कहने वाला। तो बच्चा जो होता है धीरे धीरे वो अपने किसी न किसी ड्रीम को लेके, किसी न किसी फील्ड को लेके आगे अपना वर्क करता है। तो ये तो बात हुई सिलेक्शन तक की। अब बात करते हैं कि अलग अलग स्टेज के हिसाब से, मतलब जो एज की स्टेज होती है उसमें लोगों को, जैसे मैं आपको पहले ही बताया था कि अपने दिमाग को शांत कैसे करें, मतलब तो शांत अशांत दिमाग होगा तभी आप उसको शांत करने की कोशिश करेंगे। तो आपका दिमाग अशांत कैसे होता है, ये अलग अलग। अब हम स्टेज, मतलब जो एज होता है, मतलब उसके ऊपर हम बात करेंगे, कहने का मतलब। तो हम देखते हैं कि जो बात मैंने कि 4 साल से लेकर 13 साल तक की जो एज होती है, जो छोटी क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब उनको भी अपना, मतलब स्टडी के लिए, क्योंकि वो उनको जैसे मैंने बताया कि उनको खेलना कूदना ज़्यादा पसंद होता है, लेकिन उनको स्टडी भी करना होता है, क्योंकि पेरेंट्स चाहते हैं कि वो स्टडी करे अच्छे से और मेहनत करे, मतलब और उनको पढ़ाते भी हैं। जो उनके पेरेंट्स पढ़े लिखे होते हैं ज़्यादा, मतलब जो हाईली मतलब ग्रेजुएटेड होते हैं, मतलब तो उनके पेरेंट्स उनको पढ़ाते भी हैं, मतलब तो जो बच्चा होता है पढ़ता तो है, साथ में उसको मतलब खेलने कूदने का, जैसे मैंने बताया कि खेलना कूदता है, मतलब अगर उसको खेलने कूदने नहीं दिया जाए, मतलब उसको ऑलमोस्ट स्टडी भी कराया जाए, मतलब तो बच्चा जो होगा सैड होने लगेगा, मतलब फिर मतलब उदास रहने लगेगा, क्योंकि खेलने कूदने से ही बच्चे का ग्रोथ होगा, मतलब जो बॉडी का ग्रोथ होता है, मतलब और दिमाग उसका वो खुलेगा, मतलब उसका वो एज ही है खेलने, मतलब खेलने कूदने की जो एज है। 30 या 25 साल का बच्चा तो खेलने कूदेगा नहीं ना, वो तो उसकी एज है उस टाइम बचपन की, मतलब तो उसको अपना, मतलब उस एज में उस बच्चे को भी अपना एक अलग ही एक उसका दिमाग वो रहता है कि नहीं, मुझे खेलना कूदना भी, उसके दोस्त नहीं मिलते तो बेचैन हो जाता है कि अरे मेरे कल ये बाजू वाली आंटी का जो लड़का है वो मेरा फ्रेंड है, वो मेरे को दिखा था, या मेरे स्कूल में वो लड़का वो मेरा फ्रेंड है, वो मेरा मित्र है, मेरे को उसके साथ खेलना है, मतलब उसको भी दिमाग में लेकर, क्योंकि उसकी वो एज है, तो उसको अपने हिसाब से उस एज लेवल का टेंशन हो, पढ़ाई भी करना है, अच्छे मार्क्स भी लेके आने हैं, टीचर के सामने, मतलब टीचर जो पूछती है उसका जवाब भी देना है, मतलब तो उसको अपने अलग ही एक एज के हिसाब से उसको अपना स्ट्रेस का एक वो है, मतलब स्ट्रेस, मतलब ये दिमाग उसका अशांत रहता है, कहने का मतलब। इस तरीके से जो बड़ी क्लास के होते हैं, मान लो 9th 10th 11th 12th, तो ये जो बड़ी क्लास के जो स्टूडेंट्स होते हैं स्कूल लेवल पे, मतलब तो उनको भी अपना जो उनको जो स्टडी होता है काफ़ी, मतलब काफ़ी बड़ा हो जाता है, बड़ी क्लास का होता है, तो असाइनमेंट बनाना, प्रोजेक्ट्स बनाना, प्रैक्टिकल करना, बड़े बड़े जो सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स होते हैं उनके बारे में अच्छे से स्टडी करना, फिर मतलब सारे जो टीचर वर्क देता है उसकी तैयारी करना, मतलब और उसको अच्छे से याद वगैरह करने का भी उसको अपनी अलग ही एक, मतलब उसका दिमाग अशांत रहता है, कहने का मतलब अपने अपने करंट वर्क को लेके, अपने स्टडी को लेके, और फिर अपने जो भी उसके ड्रीम वगैरह है उससे रिलेटेड। उसके बाद अगर कॉलेज की बात करते हैं तो 3 साल तक कॉलेज होता है, मतलब तो जैसा कि मैंने बताया कॉलेज भी 2 तरह के होते हैं, मतलब जैसे अगर मैं दिल्ली में रहता हूँ तो यहाँ पे भी 2 तरह के कॉलेज, एक होता है ओपन दिल्ली ओपन यूनिवर्सिटी, जिसको हम DU बोलते हैं, मतलब दिल्ली जो लोग ओपन से पढ़ाई करते हैं। ओपन का मतलब होता है कि जो लोग हफ्ते में 6 दिन क्या बोलते हैं, 6 दिन, मतलब हफ्ते में एक ही दिन क्लास होती है, मतलब वो किसी भी कॉलेज में हो सकती है, मतलब तो जो हफ्ते में एक दिन क्लास होती है उसको बोलते हैं ओपन यूनिवर्सिटी, मतलब आपको हफ्ते में आपका आपने एडमिशन किया, आपका कहाँ पे क्लास हो रही है हफ्ते में एक दिन वाली, आपको मतलब उसका मैसेज या लेटर आ जाता है, मतलब और पता चल जाता है, और आपको साथ में एक ही बजा के एग्ज़ाम देना होता है, उसको ओपन यूनिवर्सिटी बोलते हैं। तो वो उन बच्चों के लिए होता है, मतलब और मतलब जिनके मार्क्स वगैरह जो होते हैं काफ़ी कम आ जाते हैं, जैसे जैसे 50 60 65, मतलब क्योंकि जो बंदे रेगुलर पढ़ते हैं कॉलेज के अंदर तो उनकी जो कट लिस्ट काफ़ी हाई जाती है, जैसे कि मैंने भी अपना जो पढ़ाई था वो रेगुलर कॉलेज करके ही किया था, मतलब इन 2011 में आई गॉट 76% इन आर्ट साइड्स, आर्ट साइड से मेरे आए थे 76%, देन आई गॉट एडमिशन इन PGDB कॉलेज इन नेहरू नगर, मतलब जो नेहरू लाजपत नगर में जो PGDB कॉलेज है मॉर्निंग शिफ्ट में मेरा एडमिशन हो गया, मतलब क्योंकि मेरे 76% आए थे, मतलब और जो जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि मतलब जो अगर आपको रेगुलर कॉलेज पढ़ता है चाहे वो किसी भी स्टेट में क्यों ना, तो वहाँ पे जो वहाँ के मार्क्स होता है कट लिस्ट जो आती है 70 80 से ऊपर आती है, तो जिन बच्चों के 70 80 से ऊपर आती है वो तो अपना एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन जिनके नंबर ही नहीं आते 50 40, अब तो 40 कंपलसरी हो गया है, मतलब हर सब्जेक्ट के लिए, मतलब
मैं जहाँ तक मुझे मतलब पता चल रहा है। तो मतलब 40 मार्क्स 45%, 40-45% अगर आते हैं या 70 से नीचे ही मान लो, तो आपके फिर मुश्किल है रेगुलर कॉलेज में एडमिशन होना। तो जो मतलब तो जो कॉलेज के बंदे जो होते हैं, जो ओपन से पढ़ाई करते हैं, मतलब तो वो तो साल में एक ही बार जाके अपना एग्ज़ाम वगैरह देते हैं, मतलब तो उनको तो जब एग्ज़ाम भी वो करीब आ जाता है तब उनको स्ट्रेस हो जाता है कि ओपन वालों का जो एग्ज़ाम होता है वो ज़्यादातर हर साल अप्रैल से लेकर जून के बीच में ही होता है, जो ओपन वालों का साल में एक बार एग्ज़ाम होता है। और जो होते हैं कॉलेज वाले, मतलब जो रेगुलर कॉलेज पढ़ते हैं, जैसे मैं पढ़ता था, मतलब तो हमारे सेमेस्टर एग्जाम्स वगैरह होते थे, कहने में मतलब सेमेस्टर में क्या होता था कि आपका आपके 3 साल के कॉलेज में आपके 6 सेमेस्टर होंगे, हर साल आपको 2 सेमेस्टर का एग्जाम देना है। तो जो कहने वाले जो बंदे रेगुलर कॉलेज पढ़ते हैं, और जो एग्ज़ाम वगैरह में भी एक्चुअली होता है कि 100 मार्क्स में से आपको 75 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, मतलब बाकी जो 25 मार्क्स होते हैं उसमें आपको 5 मार्क्स अटेंडेंस के होते हैं, 10 मार्क्स आपके असाइनमेंट बनाकर देने के होते हैं, और 10 मार्क्स जो होते हैं वो होते हैं आपको आपके टेस्ट के होते हैं, 5 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। तो कहने वाले 25 मार्क्स आप टीचर के हैंड में होते हैं, मतलब वो जो आपको अपनी मेहनत अच्छे से पूरे अटेंडेंस करके अच्छा सा प्रैक्टिकल बना के और अच्छा सा टेस्ट देके आपको उसमें अच्छे मार्क्स लेके आना होता है। बाकी 75 मार्क्स का जो होता है वो एग्ज़ाम होता है, मतलब तो उसमें भी जैसे मैंने बताया कि बच्चों को अपना, मतलब कॉलेज के जो बच्चे होते हैं उनको अपना अलग ही प्रकार का उनका दिमाग अशांत रहता है, अपने प्रैक्टिकल्स, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट्स, नोट्स और अलग अलग चीज, मतलब जो उनके वर्क होते हैं, क्योंकि उनके कोई ना कोई उस एज में कॉलेज के टाइम में वो अपना कोई ना कोई ड्रीम सेट कर रखा था। जैसे कॉलेज में जो फेस्ट वगैरह होता है तो वहाँ पे कई सारे बैंड आते हैं, तो कई पीछे सपोर्टिंग कॉलेज के ही बंदे होते हैं, जो कोई गिटार बजा रहा होता है, कोई सिंगिंग कर रहा होता है, कोई अलग अलग म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहा होता है। कहने का मतलब इस एज में बंदे कॉलेज तो करते ही हैं, साथ में मतलब कोई ना कोई अपने लाइफ में गोल भी सेट कर लेते हैं जिसके ऊपर वो वर्क कर रहे होते हैं। उनको अपना अलग ही प्रकार का एक स्ट्रेस, मतलब स्ट्रेस या दिमाग अशांत रहता है अगर वो कर रहे होते हैं तो। फिर बात करते हैं हम, मतलब जो उसके बाद में 30 साल के एज के बाद जो बंदे जॉब कर रहे होते हैं या वर्क कर रहे होते हैं किसी ऑफिस में जाकर के, अभी किसी बड़े और पोस्ट पर होते हैं, मतलब तो उनको भी अपना ऑफिस का काम करना, बॉस को जवाब देना, बॉस ने जो काम किया उसको टाइम पर कंप्लीट करना, इस तरीके से उनका भी अपना एक टाइम पर ऑफिस पहुंचना, फिर टाइम पर ऑफिस से निकल के घर पहुंचना, मतलब तो उनका भी अपना एक अलग ही मतलब उनका जो अपना काम करने का उनको अपना एक तो दिमाग अशांत रहता है, क्योंकि डेली का वही सर्कल होता है। कभी कभी संडे को छुट्टी मिल गई तो सही है, वरना डेली का उनका वही साइकिल होता है, साइकिल मतलब वही चक्र चलता रहता है, कहने का मतलब डेली का। तो उनका जो उनका दिमाग काफी अशांत रहता है, कहने मतलब तो कहने मतलब जो वो बड़े बड़े जो क्या बोलते हैं, हर एज के हिसाब से, मतलब हर व्यक्ति को अपनी अलग अलग क्या बोलते हैं स्ट्रेस और या अशांत दिमाग रहता है। मतलब जो फीमेल में भी बात करें तो कई मतलब लड़कियां जॉब भी करती हैं, मतलब वो भी स्टडी वगैरह कर, मतलब वो भी स्टडी करती है सेम एस बॉयज़, मतलब लड़कों की तरह। तो उनको भी अपना अलग अलग एज के साथ सेम वही मतलब दिमाग अशांत रहने की प्रॉब्लम होती है। लेकिन उनका शादी होने के बाद जैसे घर का काम करना, बच्चा होगा तो बच्चे की देख रेख करना, उसका होमवर्क करने में उसकी हेल्प कराना, मतलब तो उसको भी उनको भी अपने मतलब शादी होने के बाद जो उनकी जिम्मेदारियां होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उसके हिसाब से उनको अपना उनका दिमाग अशांत रहता है, कहने वाला। तो ये मैंने बताया कि आपको अलग अलग मतलब एज के हिसाब से लोगों का दिमाग अशांत रहता है। अब बात हम करेंगे कि जो आपका दिमाग अशांत है, मतलब अशांत दिमाग को हम शांत कैसे करें, उसके उसके लिए मैं आपको 5 टिप्स बताऊंगा, 5 सीक्रेट्स बताऊंगा, जिनको अगर आप फॉलो करोगे तो आपका दिमाग शांत रहने लगेगा, मतलब तो और आप अपने दिमाग को शांत रखना सीख जाओगे। तो कहने का मतलब जो हमारा पहला जो मैं आपको टिप्स देने जा रहा हूँ वो ये है कि अगर आपको अपना दिमाग शांत रखना है, मतलब तो आपको डेली मतलब मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन मतलब जो आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस दिख जाएंगे, जो बने बनाए वीडियोस होते हैं म्यूजिकल, कई सारे मेडिटेशन म्यूजिक वाले भी होते हैं, जिनको आप ईयरफोन से सुनिए, सुबह उठकर जल्दी मेडिटेशन कीजिए। इससे क्या होगा कि जो आपका दिमाग होगा, क्योंकि मेडिटेशन करने से क्या होता है, दिमाग हल्का होता है, शांत होता है, रिलैक्स होता है, मतलब जब आपका दिमाग हल्का होगा, आपको रिलैक्स फील होगा, तो आपको अपने आप ही आपका दिमाग शांत होने लगेगा, मतलब जो भी आपके माइंड में अशांति फैली होगी वो धीरे धीरे आपके दिमाग से निकल जाएगी, धीरे धीरे आपके दिमाग से खत्म हो जाएगी। तो कहने का मतलब आपको अपने दिमाग को शांत रहने के लिए जो आपको पहला टिप्स में बता रहा हूँ वो है कि आपको डेली मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन करने से आपको वही काफ़ी फ़ायदे होंगे, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। जो हमारा सेकेंड टिप्स है वो ये है कि आपको मतलब
अगर आप हो सके तो सुबह उठकर 5 से 10 मिनट तक मतलब ओम चैंटिंग कीजिए। कहने का मतलब ओम चैंटिंग करोगे तो देखा होगा जो आप ओम ओम, जब ओम हम बोलते हैं मतलब तो हमारे बॉडी में एक वाइब्रेशन सा होता है, एक तरंगे सी उत्पन्न होती है मतलब। तो उन वाइब्रेशंस उन उन तरंगों से क्या होता है, हमारी बॉडी जो होती है एक वाइब्रेट होने के कारण हमारा जो बॉडी पूरा शांत होने लगता है मतलब हमारा दिमाग शांत काल्म और रिलैक्स फील होने लगता है हमारी बॉडी को। तो आपको डेली 5 से 10 मिनट तक ओम चैंटिंग भी करनी चाहिए मतलब। और ओम चैंटिंग करने से भी आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो ये भी आपको करना चाहिए। कहने का मतलब जो हमारा आज का तीसरा सीक्रेट है वो ये है कि जब आपका दिमाग अशांत रहने लगे तो उससे क्या होता है, जब दिमाग अशांत रहने लगता है मतलब या तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है काफ़ी डाउन हो जाता है मतलब आप उसी चीज़ में घुसते चले जाते हो अशांत होने के कारण। तो उस टाइम आपको क्या करना चाहिए, उस टाइम आपको जो आपकी लाइफ की गुड मेमोरीज थी, आपने क्या क्या अच्छे अच्छे काम किए, आपने कौन कौन सी अच्छी जगहों पर घूमा, आपने आपका जो बिहेवियर है, आपने कैसे अच्छी अच्छी लाइफ के मोमेंट्स अपने लाइफ में जिए हैं मतलब उन गुड मेमोरीज को याद कीजिए। उस गुड मेमोरीज को याद करने से क्या होगा, अच्छी यादों को याद करने से जो आपकी करंट जो आपका दिमाग का शांत होगा तो वो आपकी अच्छी मेमोरी से फिल हो जाएगा, एक बोलते हैं स्मरण हो जाएगा। स्मरण होने से क्या होगा, जो आपकी जितनी भी दिमाग में अशांति फैली होगी वो तुरंत हट जाएगी मतलब आपकी गुड मेमोरीज को याद करते ही मतलब। तो आपको जो भी आपके लाइफ की गुड मेमोरीज है उनको आप याद करिए। ऐसे टाइम अगर आपका दिमाग अशांत हो तो आपका दिमाग ऑलरेडी फिर शांत हो जाएगा उन मेमोरीज को याद करने के बाद। जो चौथा है वो है आपको डेली योगा करना चाहिए। योगा आपको कम से कम डेली 15 से 20 मिनट तो करना चाहिए। और योगा में बहुत सारे पोस्चर्स हैं लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप इजीली कर सकते हो, जैसे भ्रामरी प्राणायाम हो गया और और भी बहुत सारे इसके अंदर होते हैं, आलोम विलोम होता है मतलब उसको आप कर सकते हो। और दूसरे जो भी योगा के अंदर होते हैं जिनको करने में आपकी बॉडी आपकी मदद करे, आपकी हेल्प करे, आपकी बॉडी उस चीज़ को करने आपके अच्छे से उस पोस्चर को अच्छे से हैंडल कर सके आपकी बॉडी, आपको वो सारे योगा के मतलब आसन वगैरह करना चाहिए, जैसे सूर्य प्राणायाम हो गया सुबह के टाइम। और भी बहुत सारे मतलब योगा के अंदर होते हैं जिनकी डिटेलिंग अगर आप चाहो तो आप यूट्यूब या गूगल पर सर्च करके उनके बारे में निकाल सकते हो। और धीरे धीरे आप उनको सीखो और करना सीखोगे तो आप धीरे धीरे आप योगा करना भी सीख सकते हो। तो कहने का मतलब आपको डेली 10 से 20 मिनट योगा भी करना चाहिए। योगा करने से भी क्या होगा, आपकी बॉडी जब हेल्दी रहेगी, हैप्पी रहेगी और एकदम फ्रेश रहेगी तो इससे आपकी जो दिमाग अशांत होने के चांसेस क्या होंगे आपके कम हो जाएंगे और आपके दिमाग मोस्टली टाइम पर ऑलवेज शांत ही रहेगा। कहने का मतलब तो आपको मतलब डेली योगा भी करना चाहिए जो कि आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। कहने का मतलब और जो पांचवा टिप्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आखिरी है कि जब आपका दिमाग शांत हो मतलब तो उसको हटाएं कैसे, उसके लिए मतलब शांत होते ही नहीं लेकिन आप कम से कम इसको एक अपनी हैबिट में डाल लीजिए। जैसे कि आजकल के टाइम में जैसे बताया कि स्ट्रेस है, लोग हंसना भूल गए हैं मतलब किसी न किसी पूरी परेशानी में उलझे रहते हैं मतलब। तो उसका मतलब वो कैसे हटाएं, तो आपको जो पांचवा टिप्स मैं देने जा रहा हूँ वो ये है कि आपको डेली कम से कम 5 से 10 मिनट तक हंसना चाहिए, खुल कर हंसना चाहिए। खुल कर हंसने से क्या होता है, जो हमारी ब्लड होते हैं बॉडी के अंदर वो काफ़ी तेज़ी से उनका जो मतलब प्रसार होने लगता है बॉडी के अंदर। हार्ट की जो स्पीड होती है मतलब ब्लड को बॉडी के अंदर पहुँचाने की वो तेज़ हो जाती है। कहने का मतलब और इससे क्या होता है, हमारी बॉडी में एक एनर्जी एनर्जी पूरी की पूरी बॉडी में दौड़ जाती है। कहने का मतलब तो आपको डेली कम से कम 5 10 मिनट तक छत पर जाकर या किसी कमरे के अंदर जहाँ पे मतलब कोई और हो नहीं मतलब, क्योंकि अगर हंसोगे तो हो सकता है कोई दूसरा बंदा देख के आपको कुछ सोचे, लेकिन हंसना सेहत के लिए अच्छा होता है मतलब हंसना जरूरी होता है सेहत के लिए। कहने का मतलब आपको डेली कम से कम 5 10 मिनट तक खुली जगह पर खुल कर हंसना चाहिए बिना किसी चीज़ को सोचे हुए मतलब। क्योंकि हंसने से आपके किसी ने बताया कि बहुत सारे इसके फ़ायदे होते हैं और आपका जो हंसोगे तो आपको किसी प्रकार की आपके माइंड में अशांति नहीं रहेगी। और ऐसे जब भी कुछ भी मान लो दिमाग में आता है तो थोड़े टाइम के लिए अपने चेहरे पे मतलब खुलकर हंसिए और आप देखोगे जो भी आप जैसे आपके चेहरे पे स्माइल आएगी, हंसी आएगी, सारा का सारा जो आपके दिमाग में अशांति होगा या स्ट्रेस होगा वो तुरंत की तुरंत हट जाएगा। कहने का मतलब तो पांचवा मैंने बताया कि जब भी और आजकल बहुत सारे लाफ्टर क्लब लाफिंग क्लब्स भी बने हुए हैं जिनको आप देख सकते हो, वहाँ पे लोग जाते हैं खुलकर हंसते हैं और आपस में अच्छी अच्छी मेमोरीज को अच्छी अच्छी बातों को शेयर करते हैं मतलब। और जो और उनको अच्छा भी लगता है। कहने का मतलब तो कहने का मतलब
कि इन 5 जो मैंने आपको टिप्स दिए हैं, मतलब जो कि पहला आपको मेडिटेशन करना चाहिए, दूसरा आपको ओम चैंटिंग करना चाहिए, तीसरा आपको अच्छी मेमोरीज को याद करना चाहिए, चौथा आपको योगा करना चाहिए, पांचवा आपको डेली हंसना चाहिए। ये 4-5 टिप्स को अगर आप फॉलो करते हो तो आप देखोगे कि आपके लाइफ में अशांति नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। आपका दिमाग ऑलवेज टाइम शांत रहता है। कितना से कितना बड़ा स्ट्रेस क्यों ना है माइंड में, और मतलब तनाव क्यों ना हो या दिमाग अशांत क्यों ना हो, कोई भी इन चीज़ों को फॉलो करें तो आपका दिमाग फिर पहले की तरह ही, और जैसे आपको पहले रहता था, शांत होने लगेगा और आपको अच्छा फील भी होने लगेगा, और फिर आप अच्छी हेल्दी लाइफ भी जीने लगोगे। कहने का मतलब दोस्तों, ये था मेरा आज का एक नया वीडियो, जिसको मैंने आप सभी को बताने की कोशिश की कि अगर आप क्योंकि आजकल भाग दौड़ का मतलब भाग दौड़ भरा ज़माना है, हर व्यक्ति के लाइफ में, जैसे मैंने बताया ऑलरेडी कि अपने अपने एज के हिसाब से उनको अपना स्ट्रेस का, दिमाग में अशांति का उनका एक लेवल वो बना हुआ है, मतलब इसको अलग अलग एज के हिसाब से उनको अलग अलग मतलब उनका बना रहता है। कहने में तो उसको हम कैसे हटाएं, कैसे अपने आप को अपने दिमाग को शांत रखें, उसी के बारे में मैंने आपको कुछ टिप्स बताए। आशा करता हूँ कि आप उन टिप्स को फॉलो करेंगे अपने दिमाग को शांत करने के लिए, और लाइफ में हेल्दी हैप्पी रहेंगे, और जब भी कुछ आपको सैड फील होंगे तो आप हंसेंगे अच्छे से। कहने का मतलब, और हंसने से जैसे बताया कि आपकी बॉडी अच्छी रहती है और पूरी 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 बॉडी में एनर्जी फैल जाती है। कहने का मतलब, तो कैसा लगा आप सभी को आज का नया वीडियो, लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए, इस वीडियो को दोस्तों को शेयर कीजिए और हैप्पी रहिए। तब तक के लिए टेक केयर डियर फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नए मोटिवेशनल वीडियो के बारे में, नए टिप्स वाले वीडियो के बारे में, मतलब। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सभी को इस वीडियो के नीचे एक रेड सब्सक्राइब बटन और साइड में आपको एक बेल वाला आइकन भी दिख रहा होगा। अभी जाइए और आप दोनों को प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरे से कनेक्ट हो सकें, और मेरे चैनल से कनेक्ट होने के बाद अब मेरे आने वाले हर नए वीडियोज़ को आप देख सकें, उनसे कुछ सीख सकें, अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सकें और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सकें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू गेट गुड मार्क्स इन एग्ज़ाम। मतलब जो हमारे एग्ज़ाम होते हैं उसमें हम अच्छे नंबर कैसे प्राप्त करें, उसके आज मैं कुछ आपको 5 टिप्स बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। और मैंने ऑलरेडी अपना जैसे 12th क्लास और कॉलेज की जो ग्रेजुएशन वो भी कंप्लीट कर रखा है। वैसे मैंने जो मेरा आया था 76%, एंड इन द कॉलेज आई गॉट 63% विद फर्स्ट डिवीज़न। तो मेरे पास, मैं आपके पास कुछ टिप्स बताऊंगा जिसको आप जानने के बाद अगर आप उस तरीके से उसको प्रिपरेशन करोगे अपने एग्ज़ाम में तो आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो, मतलब। तो उसी टॉपिक पर आज मैं इस वीडियो को थोड़ा आप सभी को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाउ टू गेट गुड मार्क्स इन एग्ज़ाम, अच्छे नंबर कैसे प्राप्त करें एग्ज़ाम के अंदर। इस टॉपिक पर आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। आप सभी को पता ही होगा कि आजकल का जो हमारा मतलब जो हमारा वर्ल्ड है, मतलब, और वर्ल्ड में अलग अलग जो स्टेट है, मतलब अलग अलग स्टेटस से बिलोंग करने वाले, मतलब लोग रहते हैं। कोई रिच फैमिली से बिलोंग कर, कोई मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, कोई नॉर्मल क्लास, कोई सिंपल क्लास, मतलब सिंपल क्लास से बिलोंग करता है। अलग अलग स्टेट वाले लोग फैमिली से बिलोंग करते हैं, और इस तरीके से जो रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं उनके पास सारे सोर्सेज हैं, मतलब सारी सुख सुविधाएं। मिडिल क्लास वाले के पास भी मतलब लगभग सभी होते हैं। नॉर्मल क्लास, सिंपल क्लास के पास तो काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है, मतलब लाइफ के अंदर चीज़ों को या रिसोर्सेज को प्राप्त करने के लिए या बनाने के लिए। तो जब इस वर्ल्ड के अंदर जब कोई बच्चा पैदा होता है, तो मतलब इस वर्ल्ड के अंदर आता है, जब वो किसी फैमिली में पैदा होकर क्यों ना आता है, मतलब। तो जब पैदा होने के बाद जो उसका जो स्टार्टिंग टाइम होता है 1 से 3 साल तक, मतलब तो वो जो टाइम होता है ऐसा खड़ा था कि वो पहले तो वो छोटा होता है। तो 1 से 3 साल का जो टाइम होता है, उस टाइम वो जो बच्चा होता है, छोटा बेबी, न्यू बॉर्न बेबी होता है, वो बोलना सीखता है। और
अपने पैरों पर चलना सीखता है, खाना पीना सीखता है, क्योंकि उसके प्रॉपर दांत नहीं निकले होते हैं। तो 1 से 3 साल तक का जो टाइम होता है, उस टाइम में वह सिर्फ इन 3 चीज़ों को सीखता है, खाना पीना, चलना फिरना, बोलना। लेकिन जैसे ही वो चौथे साल में प्रवेश करता है, मतलब जैसे वो 3 साल कंप्लीट करके चौथे साल में जाता है, तो उसे स्कूल में डाल दिया जाता है। और आप सभी को पता ही होगा कि हमारे भारत जैसे जैसे मतलब 2 तरह के स्कूल होते हैं। एक होता है गवर्नमेंट, जो कि 1 से 5वीं तक होता है, देन 6 से 10 तक, जिसको हम सेकेंडरी बोलते हैं, और देन 6 से और दूसरा होता है 6 से लेके 12वीं तक भी होता है, जिसको हम सीनियर सेकेंडरी बोलते हैं गवर्नमेंट स्कूल में। और और दूसरा जो होता है वो होता है प्राइवेट स्कूल, जो कि नर्सरी से स्टार्ट होता है, देन केजी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऐसे करते आगे क्लासें होती हैं 12 तक। के बाद 3 साल का कॉलेज भी होता है, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन भी होता है। तो कहने का मतलब, जब उस बच्चे को मतलब स्कूल में डाल दिया जाता है, चाहे नर्सरी में डाल दें, अगर प्राइवेट स्कूल में या गवर्नमेंट में डालें, तो पहले क्लास से वहाँ से स्टार्ट होता है। तो वो हर साल अपनी एक एक क्लास को अपनी मेहनत से, लगन से और तैयारी करके पास करता हो जाता है। लेकिन फिर जो 4 साल से लेके उसका जो 13 साल तक का टाइम होता है, ऐसा कहा जाता है कि वो जो टाइम होता है एक बचपन का टाइम होता है, चाइल्डहुड का टाइम होता है मतलब। और उस टाइम में जो बच्चा होता है, मतलब खासतौर पर जब, क्योंकि उस टाइम का बचपन का टाइम होता है, तो चाइल्डहुड का टाइम होता है, तो उसका खेलने कूदने में, जो हम उनके उसके बच्चे, मतलब हम उनके जो बच्चे होते हैं, जैसे गली में रहते हो, फैमिली में हो, स्कूल में हो, क्लास में हो, उनके उनको ऐसे ही अपने हम उनके बच्चों के साथ दोस्ती करने में अच्छा लगता है। उनके साथ खेलना कूदना, मतलब और बोलना, उनके संग खेलना, मतलब यही सारी चीज़ें उसको करने में अच्छा लगता है। मतलब पढ़ाई भी वो करता है, लेकिन उसको खेलने कूदने में ज़्यादा उसको अच्छा लगता है। मतलब जैसे बचपन के हमारे गेम्स होते थे, मतलब जैसे पकड़म पकड़ाई, छुपन छुपाई, लूडो हो गया, कैरम बोर्ड हो गया, बचपन में खेलते थे मतलब। और ऊंच नीच का पापड़ा, और बर्फ पानी हो गया, और अंताक्षरी हो गया। मतलब ये तो थोड़े सीनियर लोग खेलते, लेकिन बचपन के भी जो छुपन छुपाई, पकड़म पकड़ाई, या ये कुछ गेम हुआ करते थे। तो मतलब तो ऐसा कहा फिर जैसे मैंने बताया कि वो बचपन के टाइम में वो ऐसे अगर गेम खेलने में बच्चे को मजा आता है, स्कूल हो चाहे वो घर के, मतलब घर के अंदर हो या गली में बस के हम उम्र के फ्रेंड्स हो। और कई बार वो खेलते वक्त गिरता भी है, उनको चोट भी लगती है, लेकिन फिर से वो वापस, चोट लगता है तो रोता है, लेकिन फिर से वापस पुरानी वाली कंडीशन है, खेलने कूदने के मूड में ही आ जाता है। मतलब बाल गंदे होते हैं, कपड़े गंदे होते हैं, पर कोई उसको फर्क नहीं पड़ता है मतलब। लेकिन जैसे ही वो 13 साल क्रॉस करता है, फिर जो 14वें साल में एंट्री करता है, मतलब तब तो वो काफ़ी सीनियर हो चुका होता है मतलब। और देन वो उस एज से मतलब चीज़ों को समझना स्टार्ट कर देता है, मतलब कि क्या चीज़ लाइफ में गलत है, क्या चीज़ लाइफ में सही है मतलब। और उसे कपड़े गंदे नहीं करने चाहिए, उसे अपने जो मतलब अपने आप को नीट एंड क्लीन रखना चाहिए मतलब। और कपड़े गंदे करेंगे तो टीचर भी मारेगी, मम्मी भी मारेगी, और उनको कपड़े धोने में प्रॉब्लम भी होगी। तो धीरे धीरे उसकी जो चीज़ों के प्रति मतलब समझने का उसका दिमाग होता है, धीरे धीरे उसका डेवलप होने लगता है। देन वो धीरे धीरे आगे की तरफ अपने बड़ी क्लासों में बढ़ता है। लेकिन जब बड़ी क्लासों में बढ़ता है मतलब, तो उसे फिर सब्जेक्ट्स को मतलब प्रिपरेशन करने में काफ़ी लगता है कि टफ है। हाउ टू गेट गुड मार्क्स इन माई एग्जाम, इन माई सब्जेक्ट्स। वहाँ पे उसको फिर थोड़ी सी मतलब, क्योंकि उसको एग्जैक्ट पता नहीं होता मतलब, तो इसीलिए अब मैं आपको बताऊंगा कि जब वो धीरे धीरे क्लासों की तरफ बढ़ रहा होता है, मतलब बड़ी क्लास 7 8 9 10, फिर कॉलेज भी, फिर आगे का अगर पढ़ाई करना चाहते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन भी, और दूसरी तैयारियाँ भी होती हैं मतलब। तो उसमें हम अच्छे मार्क्स कैसे प्राप्त करें, वो इस वीडियो के थ्रू अब मैं आपको बताऊंगा। मतलब कि वो जो 5 सीक्रेट है, अब मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ। मतलब कि अगर आप उन 5 चीज़ों को फॉलो करोगे अपने मतलब फ्यूचर के अंदर, तो चाहे आप किसी भी क्लास में क्यों ना हो, मतलब आप अच्छे मार्क्स किसी भी क्लास में उन 5 सीक्रेट्स को फॉलो करने के बाद आप ला सकते हो मतलब। तो मैं आपको पहला सीक्रेट बताने जा रहा हूँ कि चाहे आप किसी भी क्लास में क्यों ना हो, क्योंकि आप सीनियर क्लास में हो मतलब, तो जितना ज़्यादा हमारी सीनियर क्लास होती है, उतना ज़्यादा हमें फिर एक दिमाग में स्ट्रेस होता है कि हमारी बड़ी क्लास है। जैसे 10वीं 12वीं में बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, तो हमें और ज़्यादा स्ट्रेस होता है कि बोर्ड एग्ज़ाम होंगे तो हमें दूसरे स्कूल में जाकर हमें एग्ज़ाम देना पड़ेगा मतलब। और दूसरे ही स्कूल होगा, और हाँ दूसरे टीचर आएंगे आप एग्ज़ाम लेने के लिए, तो इस चीज़ का अपने दिमाग में स्ट्रेस होता है। तो मतलब उन्हें अपने एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, वो अब हम इस अब उन सीक्रेट्स के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे मतलब। तो जैसे मैं आपको पहले से बताया हूँ कि जो हमारा पहला जो सीक्रेट है मतलब, कि एग्ज़ाम को प्रिपरेशन कैसे करें, मतलब जो हमारे अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, तो हमारा जो पहला सीक्रेट वो है, आपको
जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं इनका आप प्रिपरेशन कर रहे हो, मतलब तैयारी कर रहे हो, उस पर आपको अपना पूरा फोकस रखना है। मतलब जो आपका फोकस का लेवल है, मतलब कि अगर आप जिस टाइम भी आप उसकी प्रैक्टिस मतलब उस मतलब प्रिपरेशन करते हो, मतलब स्टडी करते हो, उस टाइम मान लो आपने दिन भर में 3-4 घंटे आप स्टडी करते हो। मान लो सुबह आप फॉर एग्जाम्पल मान लो कि सुबह 5 से लेकर 7 बजे तक स्टडी करते हो, उसके बाद स्कूल के लिए तैयार होकर निकल जाते हो, या शाम को आने के बाद 10 से 12 1 बजे तक आप स्टडी करते हो। तो उस टाइम जो भी आप स्टडी कर रहे हो, मतलब उस टाइम जो आपका जो पूरा का पूरा जो फोकस है टोटली उस टाइम आपकी उस स्टडी पर ही होना चाहिए। जैसे कई लोग होते हैं आजकल के टाइम में से, जब हम मतलब जब मैं 2011 में अपना ट्वेल्थ क्लियर किया और 2015 अपना ग्रेजुएशन किया, मतलब तो इस टाइम 2011 में तो मोबाइल वगैरह का बहुत स्मार्टफोन्स का उतना वो ही नहीं था, मतलब चलन ही नहीं था। मतलब 2015 में भी मैं एंड में जाकर फाइनल ईयर में मैंने फ़ोन लिया था। मतलब उसके पहले भी मेरा फ़ोन सिर्फ नंबर वाला ही था। तो कहने का मतलब तो आज सभी बच्चों मतलब जो स्टडी वगैरह करते हैं सबकी फैमिलीज हैं, बच्चों के पास स्मार्टफोन वगैरह है। मतलब तो माइंड डिस्टर्ब होने के ज़्यादा चांस रहते हैं, क्योंकि एक तरह आप फ़ोन पे रखे हुए होते हैं, आपके सामने पड़ा हुआ होता है, और आपके फ्रेंड्स वगैरह कभी मैसेज आ सकता है, कभी कॉल आ सकता है, या आपके से कुछ भी उनको काम हो सकता है। मतलब तो वो एक डिस्टर्ब करने का चांस होता है। तो यहाँ पे हम जैसे हम बात कर रहे थे फोकस की, कि अगर आपका फोकस अच्छा होगा, मतलब आपका फोकस पूरा का पूरा होगा जो भी आप सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, मतलब और जिस टाइम आप अपना स्टडी का टाइम आपने जो निर्धारित कर रखा है, मतलब उस टाइम जब आप तैयारी कर रहे हो, मतलब जो अगर उसको याद कर रहे हो, तो आपका 100% फोकस होना चाहिए। किस पे होना चाहिए? आपकी उस सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन में होना चाहिए, ना कि किसी और चीज़ों पे। कि अगर आप एक तरफ आप फोकस करके अपना स्टडी कर रहे हो, लेकिन किसी का मैसेज आ गया, कॉल उठा लिया, फिर एक बार कॉल उठा लिया, मैसेज का रिप्लाई किया, तो उसमें फिर हमारा इधर से डाइवर्ट हो गया, हम उस काम में लग जाते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा फोकस खराब होने का चांस रहता है। मतलब वरना फोकस अच्छा नहीं होगा तो आप किसी चीज़ को अच्छे से याद नहीं कर सकते। तो पहला जो सीक्रेट है कि आपको अच्छे से अपना जो आपका फोकस लेवल आपको बढ़ाना होगा। और जब भी आप प्रिपरेशन करते हो किसी भी सब्जेक्ट्स का, चाहे आप किसी भी क्लास में क्यों ना हो, मतलब तो आपको अपना जो फोकस का लेवल है उसको बढ़ाए रखना पड़ेगा। और जब आप उस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, सब्जेक्ट्स की तैयारी कर रहे हो, तो आपका उस टाइम पूरा का पूरा फोकस आपकी उन्हीं सब्जेक्ट्स पर होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। मतलब तो आपका जो पहला सीक्रेट हो गया फोकस। फोकस का आपको हमेशा ही इसको फॉलो करना पड़ेगा। जब भी आप किसी सब्जेक्ट को आप टाइम दे के उसकी याद कर रहे हो, तो आपको पूरा का पूरा फोकस उस समय आपके उसी सब्जेक्ट की स्टडी पर होना चाहिए। तो ये था दोस्तों हमारा पहला सीक्रेट, कि फोकस का होना बहुत ही आवश्यक है, वो भी 100% जब आप स्टडी कर रहे होते हो स्टडी के टाइम में। जो हमारा दूसरा जो सीक्रेट है, जो सेकंड सीक्रेट है, मतलब एग्ज़ाम में अच्छे नंबर मार्क्स लाने के लिए, वो है आपको उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा। हार्ड वर्क का मतलब ये है कि जब आप फोकस, जैसे मैंने बताया फोकस तो कर ही रहे हो, तो जो भी आपकी सब्जेक्ट्स हैं, मतलब उनको आप अच्छे से निचोड़ निचोड़ दो। मतलब कि उसकी एक एक जो बारीकियाँ होती हैं, यानी कि ऊपर ऊपर से रफली पढ़ लिया, और उसकी जो स्टेप्स होते हैं, मतलब क्वेश्चंस के अलग अलग एग्जाम्पल्स भी दिए हुए होते हैं, उनको ABCD करके कई सारे मतलब उसमें स्टेप्स में डिवाइड किया होता है आंसर्स को वगैरह। मतलब और प्रैक्टिस करने के टाइम पे जब हम किसी भी क्वेश्चन को याद करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो हो सकता है जो बड़ी क्लासों में एक एक क्वेश्चन के आंसर में हमें जैसे 6 मार्क्स के होते हैं, 10 मार्क्स के भी आते हैं, मतलब उनको डिफाइन करने में ही मतलब एक एक दो दो पेज भरना पड़ता है। तो आपको इतना चीज़ें जब याद होंगी तभी आप उस चीज़ के बारे में लिख सकते हो। तो कहने यहाँ पर बात आती है हार्डवर्क की। तो हार्डवर्क का मतलब ये कि जो बड़े बड़े 6-6 मार्क्स के या 10-10 मार्क्स के 8-8 मार्क्स के जो क्वेश्चन वगैरह आते हैं एग्ज़ाम के अंदर, उसके लिए आपको ज़्यादा डिटेलिंग में उस क्वेश्चन का, क्योंकि आप उसके बारे में लिख सको, मतलब 2 से ढाई पेज भर सको लिखा होता है कि आपको अगर ये 6 मार्क्स का है तो आपको इसका जो उत्तर है, आपने देखा ही होगा कि आपको 80 से 100 वर्ड्स में देना है, या 100 से 120 वर्ड्स में, या 100 से 150 वर्ड्स में आपको इस प्रश्न का उत्तर देना ही है, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर। तो इतने बड़े बड़े आप मतलब इन क्वेश्चन का अगर आपको आंसर याद रखना है इतने बड़े बड़े, तो आप कैसे याद रखोगे? वो सिर्फ ऊपरी तौर पर पढ़ाई करके तो नहीं रख सकते ना, सिर्फ फोकस करके। मतलब फोकस तो चाहिए ही, साथ में आपको हार्डवर्क भी करना पड़ेगा। मतलब जो चाहे वो सब्जेक्ट्स के अंदर कोई भी टॉपिक हो, कोई भी लेसन हो, चाहे वो मैथ हो, SST हो, हिस्ट्री हो, मतलब जिस जिस स्टेप से वो क्वेश्चन बना हुआ है, मतलब जिस स्टोरी से बना हुआ है, जिस लेसन से उस क्वेश्चन बना हुआ है, तो उस टॉपिक का आपको एवरीथिंग अच्छे से याद होना चाहिए। और याद होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको
हार्ड वर्क करना पड़ेगा। मतलब कि मान लो कोई स्टोरी है, इंग्लिश में क्या होता है बेसिकली स्टोरीज होते हैं, पोएम्स होते हैं, उससे क्वेश्चन बनाते हैं इंग्लिश के एग्जाम में कि टेल मी अबाउट दिस स्टोरी या टेल मी अबाउट दिस पोएम ब्रीफली इन 100 to 150 वर्ड। अगर वो क्वेश्चन जो है वो 6 मार्क्स का या 10 मार्क्स का या 8 मार्क्स का, मतलब तो जब आप उसके बारे में पढ़ो रहोगे आपको अच्छे से वो याद होगी स्टोरी, या उसके बारे में आपको अच्छी उस आपने उसका अच्छे से हार्डवर्क कर रहा होगा फोकस के साथ, तभी आप उसका आंसर दे सकते हो, मतलब 100 से 150 वर्ड्स के अंदर। तो जब जब मैं आपको बता रहा हूँ कि हार्डवर्क की हमने बात की, तो आपको हार्डवर्क हर सब्जेक्ट का करना पड़ेगा फोकस के साथ। मतलब तो चाहे कोई भी सब्जेक्ट वगैरह हो, जो भी सब्जेक्ट के टॉपिक्स या लेसन है, आपको उन सभी टॉपिक्स का, उन सभी लेसन्स का अच्छे से हार्डवर्क करना पड़ेगा, और हार्डवर्क करने से ही आपको वो चीज़ अच्छे से याद होगी। मतलब तो हमारा जो दूसरा सीक्रेट है वो है आपको हार्डवर्क को अपने लाइफ में फॉलो करना पड़ेगा। जब आप एग्ज़ाम की अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हो और प्रिपरेशन करके अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो एग्ज़ाम के अंदर, तो आपका जो सेकंड मैंने बताया वो था अपना आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा हर सब्जेक्ट का अच्छे से इसकी प्रिपरेशन के लिए। मतलब और उसको अच्छा मतलब फोकस के साथ आपको उसके हार्डवर्क के थ्रू आपको अच्छी उसकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ये था हमारा दूसरा हार्डवर्क। जो हमारा तीसरा सीक्रेट है वो है आपको जो स्टडी है, मतलब स्टडी ऑन टाइम। मतलब आपको जैसे अगर आप बड़ी क्लास में, जैसे कहा जाता है कि जब 8वीं तक, जैसे 8th क्लास, अगर जैसे मैं दिल्ली से पढ़ा हूँ तो 8वीं तक डीबीटी की बुकें होती थी, डेली बुक्स टेक्स्ट ऐसे करके डीबीटी की। और जब जैसे ही हम 9th में पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी क्या रहती है डेली के अंदर, तो 9th से फिर हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग किताबें होती, मतलब अलग अलग बड़ी बड़ी किताबें होती हैं। मतलब तो 9th से फिर थोड़ा जो स्टैंडर्ड होता है स्टडी का चेंज हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। मतलब तो जैसे मैंने बोला कि अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं मतलब एग्ज़ाम के अंदर, तो उसके लिए आपको फिर जो एक स्टडी का जो टाइम होता है आपको एक फिक्स करना पड़ेगा, और उसी डिसाइडेड टाइम पे आपको उस सब्जेक्ट की तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे मान लो जैसे हर स्टूडेंट्स का एक अलग मतलब प्रैक्टिस करने का, याद करने का एक अलग तरीका होता है, और उसका अपना अलग टाइम होता है उसका डेली शेड्यूल के हिसाब से। तो ज़्यादातर जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ फॉर एग्जांपल के तौर पे, तो जब मैं 11th 12th में था या जब मैं कॉलेज में भी था, मतलब तो मेरा जो स्टडी का टाइम होता था, ऐसा कहा जाता है कि सुबह के टाइम 4 बजे उठो, 4 से 7 बजे तक या 5 से 7 बजे तक अर्ली मॉर्निंग उठो, क्योंकि उस टाइम कोई भी उठा हुआ नहीं होता है, किसी प्रकार की मतलब किसी प्रकार की डिस्टर्बेंस नहीं होती है, मतलब किसी प्रकार की चहचहाट नहीं होती है। मतलब तो जो सुबह का टाइम होता है अर्ली मॉर्निंग का टाइम, उस टाइम जब किसी भी चीज़ को अच्छे से याद करोगे तो आपको पूरा पूरा कंसंट्रेशन लेवल जो होगा उसी चीज़ को करने में होगा। तो अगर आप स्टडी भी सुबह सुबह उठकर जल्दी उठकर स्टडी करते हो, मतलब तो आपका जो या जो भी चीज़ आप याद करोगे उस टाइम में, मतलब आपको अच्छे से वो चीज़ याद हो जाएगी। तो यहीं पे जैसे मैं बताया स्टडी ऑन टाइम, तो स्टडी ऑन टाइम के लिए आपको कम से कम दिन में पूरे 24 घंटे के अंदर 2 आपको टाइम डिसाइड मतलब फिक्स कर ही देना है स्टडी का। जैसे मैं सुबह 5 से 7 बजे या कभी 4 से 7 बजे तक सुबह होकर स्टडी करता था, मतलब और हर सब्जेक्ट को 1 घंटे के 1 घंटे प्रैक्टिस करता था, उसकी स्टडी करता था उनके लेसन उनके टॉपिक्स के बारे में। और उसके बाद क्योंकि मेरा सुबह का कॉलेज था, मतलब तो मैं सुबह जब कॉलेज लाइफ में मैं सुबह कॉलेज जाता था और मेरा कॉलेज खत्म होता था 3 बजे तक। उसके बाद मैं मतलब फिर आके स्टडी वगैरह करता था, मतलब तो उसके बाद घर पे आया, घर पे थक ज़्यादा मतलब काफ़ी थका हुआ होता था, मतलब काफ़ी ज़्यादा फिर एक मन नहीं करता था, इसलिए मैं सुबह क्योंकि कॉलेज जाने से पहले मैं 5 बजे उठ के 6-7 बजे तक स्टडी करता था। उसके बाद कॉलेज के लिए रेडी होकर कॉलेज के लिए निकल जाता था। देन रात को जब 10 बजे का टाइम होता था, उस टाइम भी मैं मतलब 10 से लेके 1 बजे तक जो सब्जेक्ट का प्रिपरेशन होता था, मतलब उनकी तैयारी करता था, उनके बारे में उनके स्टोरीज को पढ़ता था, इंग्लिश हिंदी के जो मेरे सब्जेक्ट हुआ करते थे। अगर इकोनॉमिक्स है तो उसका रूल क्या है, उसके स्टेप्स क्या है, उसके एग्जाम्पल क्या है, मतलब तो उनके उनकी उन चीज़ों को पढ़ता था। जैसे मैं बीए प्रोग्राम मैंने किया था कॉलेज में, मतलब 3 साल का, मतलब सेमेस्टर के हिसाब से। तो 2011 से ही सेमेस्टर सिस्टम लागू हो गया था, तो हर साल हमें 2 सेमेस्टर एग्ज़ाम देना होता था। तो उनका सेमेस्टर का प्रिपरेशन करते थे। तो मैंने अपने जैसे आपको बताया कि मैं जैसे जो स्टडी ऑन टाइम के लिए आपको कम से कम दिन भर में 2 टाइम आपको डिसाइड करके रखना ही चाहिए। मतलब तो पहला आप जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सुबह
और 4 से 7 या 5 से 7 कर सकते हो। मतलब अगर आप स्कूल में हो, क्योंकि आप 7 बजे तक स्टडी करोगे, बाद तैयार होकर स्कूल जा सकते हो। और फिर रात को 10 से आप 1 बजे का भी, जैसे मैं करता था, मतलब एक टाइम डिसाइड करके आप उस टाइम में आप सब्जेक्ट को पढ़ सकते हो, उसकी स्टडी कर सकते हो, उसका प्रिपरेशन कर सकते हो, उसकी प्रैक्टिस भी अच्छे से कर सकते हो। मतलब तो कहने का मतलब ये है कि आपको कम से कम अपने मतलब अगर आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए कम से कम दिन भर में 2 अच्छे टाइम को डिसाइड करना चाहिए जिस पे आप स्टडी कर सको। तो आप स्टडी ऑन टाइम, आप जो भी डिसाइड नहीं किया, तो डिसाइड अगर आपने नहीं किया है स्टडी का टाइम, तो डिसाइड कर लीजिए। सुबह 4 से 7 बजे तक कर लीजिए और शाम को 10 से 1 बजे तक, फॉर मेरे एग्जाम्पल के तौर पे। अगर आपको इसके अलावा भी अगर आप अपने टाइम डेली शेड्यूल के साथ कोई टाइम बना सकते हो, तो वो और ज़्यादा बेटर है। मतलब तो वो आप पे डिपेंड करता है, मतलब कि आपको मतलब किस टाइम में आप फ्री हो, उसके हिसाब से आप अपना बना सकते हो। बाकी मैंने आपको 2 ऑलरेडी ऑप्शन के तौर पर दे दिया है। तो ये हमारा जो तीसरा सीक्रेट है कि आपका जो भी आप स्टडी का टाइम आपने डिसाइड किया है, तो आप उस टाइम में स्टडी जरूर कीजिए। उस टाइम में आप उस चीज़ का फोकस के साथ, हार्डवर्क के साथ स्टडी ऑन टाइम, यानी जो भी आपने टाइम डिसाइड किया है उस टाइम पर आप स्टडी जरूर कीजिए। हमारा तीसरा सीक्रेट था स्टडी ऑन टाइम। जो हमारा फोर्थ सीक्रेट है जो अच्छे मार्क्स को लाने के लिए, वो है जो भी आपके सब्जेक्ट्स है, मतलब जो आपके सब्जेक्ट्स, जो भी आप जिस भी क्लास में हो, आपके पास सब्जेक्ट्स वगैरह तो होंगे ही। मतलब तो जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, मतलब उनकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सब्जेक्ट्स प्रैक्टिस ऑन टाइम, मतलब जो आपने टाइम डिसाइड किया है स्टडी करने का, तो उस टाइम में जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, तो उनको आपको अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मतलब तो आपको उसको अच्छे से प्रैक्टिस तभी जब करोगे, तभी आप उसको उसके जो जब एग्ज़ाम वगैरह होंगे, तो उसमें आप अच्छे से अच्छे मार्क्स वगैरह ला सकते हो। मतलब तो जो भी आपने सब्जेक्ट चूज़ किया है, या अगर आप कॉलेज वगैरह में, तो जैसे बीए प्रोग्राम जब मैंने लिया था, तो मेरे को फर्स्ट ईयर में इंग्लिश, हिंदी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस था। बाकी मुझे हिस्ट्री, जियोग्राफी वगैरह में तो चूज़ करने को, संस्कृत वगैरह में से सेलेक्ट करना पड़ा था। तो मैंने हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स सेलेक्ट किया था। सेकंड ईयर में हिंदी, इंग्लिश में एक होता था, और थर्ड ईयर में भी इतने से जो हमने अगर स्किप कर दिया वगैरह सारा मिल जाता है। तो इस तरीके से कहने का मतलब, तो आपको जो भी आपके सब्जेक्ट्स वगैरह हैं, तो आपको उन सब्जेक्ट की, जो हमारा फोर्थ सीक्रेट था, मैंने बताया कि आपको उन सब्जेक्ट की अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, मतलब तभी आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। मतलब तो जो भी आपने टाइम डिसाइड किया है मतलब स्टडी का, उस टाइम में आप उन सब्जेक्ट की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मतलब आपको प्रैक्टिस अच्छी करनी पड़ेगी जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, और उन सब्जेक्ट्स में जो भी लेसन है, जो भी टॉपिक है, जो भी पाठ वगैरह है, मतलब आपको उनको अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको अपना पूरा पूरा अच्छा प्रैक्टिस करना पड़ेगा उन सब्जेक्ट्स के बारे में, जो भी आपके सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। मतलब जो हमारा फिफ्थ एंड लास्ट सीक्रेट है, वो है कि लेस यूज फोन। जैसे आज के 10 साल पहले तो इतना फ़ोन का चलन नहीं था, मतलब बहुत ही कम लोगों के पास स्मार्टफोन दिखते थे, वो भी छोटे छोटे कैमरे वाले। मतलब बाकी और जो नॉर्मल लोग हुआ करते थे, वो टच वाले फ़ोन, मतलब जो जिसमें नॉर्मल बटन्स वगैरह से चलाते थे, कॉलिंग वगैरह, इनकमिंग और आउटगोइंग हुआ करते थे, एसएमएस वगैरह कर सकते थे। मतलब आजकल के टाइम में बड़े बड़े फ़ोन्स आ गए, स्मार्टफोन, एंड्रॉयड, आईफोन वगैरह। मतलब तो कहने का मतलब आपको, क्योंकि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आजकल हर, जैसे फैमिली में सबके पास भाई, बहन, पेरेंट्स, सबके पास बड़ा बड़ा फ़ोन होता है। मगर मतलब मिडिल क्लास में या नॉर्मल क्लास में सबके पास, मतलब स्मार्टफोन तो हर किसी के पास होता ही है। मतलब तो और स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं, उनके पास भी आजकल मोस्टली स्टूडेंट के पास फ़ोन यूज़ होता ही है। तो अगर आपके पास, तो मैं आपको जो फिफ्थ मैंने बताया सीक्रेट कि आपको मोबाइल का लेस यूज़ फ़ोन, यानी मोबाइल का कम से कम उपयोग करना है, क्योंकि मोबाइल, और जो मोबाइल होगा आपके माइंड को डिस्टर्ब करेगा। खासतौर पर अगर आप स्टूडेंट्स वगैरह है, तो जब मैं स्कूल में था या कॉलेज में था, तो मेरे पास स्मार्टफोन था ही नहीं, क्योंकि मैं नॉर्मल फ़ोन्स को यूज़ करता था जो बटन वाले हुआ करते थे। इसीलिए जब बटन वाले हुआ करते थे, तो ज़्यादा फ़ोन का यूज़ ही नहीं किया, क्योंकि कुछ कर ही नहीं सकते आप कॉलिंग और इनकमिंग और एसएमएस के अलावा। तो ज़्यादा मैं अपना टाइम फोकस स्टडी पर करता था। और जब ट्वेल्थ तो मैंने अच्छे से स्टडी किया, अच्छे मार्क्स लेके आया 76%, तो मैंने कॉलेज भी रेगुलर पढ़ा। पीजीडी, मतलब जो मेरा दिल्ली में पीजीडी भी कॉलेज है, वहाँ से मैंने अपना मॉर्निंग शिफ्ट से 2015 में अपना स्टडी कंप्लीट किया। तो कहने का मतलब, अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं अपने जो भी आपका क्लास है, तो आपको मोबाइल का आजकल के टाइम में, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग स्मार्टफोन यूज़ करने लगे हैं, बच्चों के पास भी स्मार्टफोन होते हैं, मतलब
चाहे वो बॉय हो या गर्ल हो। मतलब तो अगर आप अपने स्टडी के प्रति सीरियस हो और वाकई में मतलब वो आपकी मर्जी है, आपको अपने लाइफ के बारे में डिसाइड करने का हक है, मतलब और आपको ही डिसाइड करना है कि आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं या आपको मोबाइल में मतलब जो दूसरे काम से होते हैं मतलब वो आपको करना है, चाहे वो आपको दोस्त वगैरह से चैटिंग हो या बातें हो, मतलब वो आपको डिसाइड करना है। स्टडी का जो एज होता है वो कहा जाता है कि वो 30 साल तक मैक्सिमम होता है। 30 साल के बाद आप जितना आपने स्टडी कर लिया उसके बाद आप स्टडी नहीं कर सकते। मतलब करना अगर आप करोगे तो आपके दिमाग में उतना वो चीज़ नहीं हो पाता है, मतलब फिर दिमाग जो होता है और ज़्यादा फिर आप मतलब आपकी स्टूडेंट एज खत्म हो चुकी होती है 30 साल के बाद, मतलब फिर वो घर गृहस्थी वाली हो जाती है। तो कहने का मतलब जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप वाकई में अपने पढ़ाई के प्रति अगर आप वाकई में अपने जीवन में कुछ बनना चाहते हो मतलब, तो आपको लेस यूज फोन, मतलब आपको अपने मोबाइल का कम से कम उपयोग करना पड़ेगा, बहुत ही कम चीज़ों के लिए। अगर आप कुछ अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ सर्च करना है, कुछ जानकारी निकालनी है, यूट्यूब या गूगल पे जाकर आप निकाल सकते हो अगर आप कंफ्यूज हो तो। वरना अगर आपको किसी में टीचर से बात वगैरह करनी है, किसी चीज़ की हेल्प लेनी है, जैसे कॉलेज में टीचरों से हमारे पास टीचरों के नंबर होते हैं, तो कोई सब्जेक्ट हमें कंफ्यूज कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, तो टीचर को फ़ोन करके उनसे बात कर लिया, उनसे समझ लिया कि सर मैं इस टॉपिक में फंसा हूँ, इस लेसन में फंसा हूँ, तो क्या आप मुझे इस टॉपिक को अच्छे से समझा सकते हैं। मतलब क्योंकि व्हाट्सएप वगैरह में जैसे जो टीचर वगैरह होते हैं उनके ग्रुप वगैरह बने होते हैं कि वो जिस सब्जेक्ट की पढ़ाई कराते हैं तो उस क्लास में जो बच्चे हैं तो उनका ग्रुप बना देते हैं, कुछ भी हो तो वो बच्चा ग्रुप में पूछ सकता है, मतलब तो उस पर्पज से ठीक है। लेकिन अगर आप स्टडी पर्पज से कुछ भी सर्च करना चाहते हो फ़ोन के अंदर, तो उस पर्पज से भी आप एक थोड़े टाइम के लिए उस चीज़ की जानकारी निकालो, लेकिन ज़्यादातर फ़ोन को यूज़ आप मत कीजिए, क्योंकि उससे आप फिर और ज़्यादा मतलब दिमाग भटकने का चांस और स्टडी पर फोकस करने का चांस नहीं रहता है। क्योंकि आजकल बहुत सारे जैसे मोबाइल में फीचर्स होते हैं, मतलब प्ले स्टोर के अंदर गेम्स हो गया और फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, और आजकल तो बहुत सारे जैसे शॉर्ट वीडियोस ऐप आ गए हैं, स्नैक हो गया, मौज हो गया, जोश हो गया, और भी बहुत सारे हैं। मतलब तो इन पर लोग अपना जो आजकल के मतलब ज़्यादातर जो यंगस्टर है मतलब, तो लोग शॉर्ट वीडियोस बना के डालते हैं, स्टूडेंट्स भी डालते हैं बनाकर, मतलब तो ऐसे मतलब अगर आप स्टडी के प्रति सीरियस हो तो मैंने फाइनली वही बात बता रहा हूँ कि मतलब आपको कम यूज़ फ़ोन करना चाहिए। मतलब तो अगर आप कम फ़ोन यूज़ करोगे तो आप ज़्यादातर फिर जो जाहिर सी बात है कि आप ज़्यादातर अपना टाइम जो दोगे वो स्टडी पर ही दोगे। अगर स्टडी पर अपना ज़्यादा टाइम दोगे तो आपका अच्छे से वो चीज़ प्रिपरेशन होगा, मतलब मतलब से अगर आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छी होगी, मतलब सब्जेक्ट के साथ आप अच्छे मार्क्स लेके आ पाओगे। मतलब तो ये आपकी चॉइस है कि आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं या नहीं लाने हैं एग्ज़ाम के अंदर। बाकी मैंने आपको 5 सीक्रेट्स बता ही दिए ऑलरेडी इस वीडियो के थ्रू। तो एक बार मैं आप सबको फिर से रिपीट करता हूँ कि जो हमारे आज के 5 सीक्रेट्स थे इस वीडियो के अंदर, जिसको अगर आप फॉलो करोगे, अगर आप स्टूडेंट्स हो मतलब अपने जो आप करंट लाइफ है मतलब स्टूडेंट हो, तो आप डेफिनेटली अच्छे मार्क्स लेके आओगे। क्योंकि मैंने भी इन्हीं 5 सीक्रेट्स को फॉलो करके 12th में 76%, कॉलेज में भी 63% मतलब लेके आया, फर्स्ट डिवीजन पास आउट हुआ। मतलब अपने मतलब जो मेरा कॉलेज था मतलब वहाँ से मैं पास आउट हुआ, और इन्हीं 5 सीक्रेट्स को फॉलो करके हुआ। मतलब तो जैसे कि मैंने पहला आपको बताया था कि पहला था हमारा फोकस, अब दूसरा था हमारा हार्ड वर्क, तीसरा था हमारा स्टडी ऑन टाइम, यानी आप एक टाइम डिसाइड कर लीजिए उस पर आप स्टडी कीजिए, सब्जेक्ट्स की अच्छे से उस टाइम स्टडी कीजिए। जो चौथा था हमारा वो था सब्जेक्ट प्रैक्टिस ऑन टाइम, जो भी आपके सब्जेक्ट है उनकी जो आपकी स्टडी टाइम उसी टाइम पर आप उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मतलब जो आपने समय को निर्धारित कर रखा है अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए। जो हमारा फिफ्थ एंड लास्ट था वो था हमारा लेस यूज फ़ोन, मतलब आपको अपने लाइफ के अंदर अगर आप स्टूडेंट्स हो किसी भी क्लास के या किसी भी कोर्स के, मतलब तो आपको मोबाइल कम से कम उपयोग करने की कोशिश करनी चाहिए। मतलब ये आप ही के लिए अच्छा होगा, बाकी तो आप पे निर्भर करता है कि आप आपकी मतलब आपके अंदर से कितनी उस चीज़ के प्रति उत्सुकता है, चाहत है या इच्छा है। मतलब अगर आप ज़्यादा अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो, मतलब 70 से 80 90% मतलब, तो आपको फिर वो अपने हिसाब से डिसाइड करना है अपनी लाइफ के बारे में। मतलब तो ये थे दोस्तों कुछ 5 सीक्रेट्स जिनको मैंने आप सभी के संग शेयर किया और बताने की कोशिश किया कि अगर आप भी अपने लाइफ के प्रति जो आपकी स्टडी लाइफ है या जो भी आपके क्लास है और उन क्लास में जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स में आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो, मतलब और लाकर आगे जीवन में बढ़ना चाहते हो। क्योंकि आजकल जो टॉपर होते हैं क्लास के अंदर, खासतौर पर अगर आप 70 से ऊपर नहीं लाए तो आपको कोई नहीं पूछता, या बोलते नहीं कि आपने मतलब एक वैल्यू नहीं होती, मतलब 70 से ऊपर नहीं लाओ तो मतलब
तो लगता है कि क्या मतलब क्या हमने कौन सा बहुत बड़ा वो तीर मार लिया जैसे कहा रहता है। तो इसीलिए कम से कम आप किसी भी क्लास में कम से कम कोशिश करो 70% से ऊपर लाने की। 70% आप ऊपर लेके आओ तो आपको भी एक फीलिंग होगी। और खासतौर पर अगर आप रेगुलर कॉलेज पढ़ना है तब तो और ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि क्योंकि आजकल के जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब कॉलेज की कट लिस्ट निकलती है मई जून के आसपास, तो 80-90% तक जाती है। 70 वालों को भी आंसर नहीं मिल पाता आजकल के टाइम में। मैंने तो 2011 में 76% आया, उस टाइम के हिसाब से 76 बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। और मैं फर्स्ट डिवीजन में था अपनी क्लास के अंदर, तो मेरा तो इजीली एडमिशन हो गया, सेकंड कट लिस्ट में नाम आ गया था। आजकल के टाइम में 80-90 पे 80 वालों का भी इवनिंग में होता है कई जगहों पर, मतलब 80 वालों को भी मॉर्निंग में नहीं मिल पाता, क्योंकि मॉर्निंग की जो कट लिस्ट आती है 90 तक जाती है। तो वो आपको डिसाइड करना है कि आपको अगर रेगुलर कॉलेज पढ़ना है अच्छे से, क्योंकि रेगुलर कॉलेज की बात ही अलग होती है। मतलब वहाँ पे कॉलेज जाना, सुबह के टाइम क्लासों को अटेंड करना, नोट शेयर करना, असाइनमेंट बनाना, तो नए नए फ्रेंड्स बनते हैं मतलब। और काफ़ी कैंपस होता है अच्छा सा मतलब, और काफ़ी ज़्यादा बहुत अच्छी लाइफ होती है कॉलेज की, जो मैंने ऑलरेडी उसको जी चुका हूँ मतलब अपनी जो मेरी कॉलेज लाइफ थी मतलब। तो बस मैंने आपके संग यही 5 टिप्स के थ्रू बताने की कोशिश किया कि अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो तो आप इन 5 रूल्स को फॉलो करो, तो आपको ज़रूर अच्छे मार्क्स आएंगे मेरी तरह, जैसे मेरे 12th क्लास में और कॉलेज में भी आए। और और आशा करता हूँ कि आप सभी को मेरा आज का ये नया वीडियो पसंद आया होगा। मतलब इसमें मैंने आप सभी को 5 टिप्स बताए जिसके थ्रू आप किसी भी क्लास में अच्छे मार्क्स ला सकते हो अगर आप उन 5 सीक्रेट्स को फॉलो करोगे। तो कैसा लगा आप सभी को मेरा आज का नया वीडियो? आप लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो भी आपके दोस्त वगैरह जो फ्रेंड्स हैं जो अभी करंटली स्टडी कर रहे हैं किसी न किसी क्लास में, किसी न किसी सब्जेक्ट्स में मतलब, तो आप उन सभी दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो भी इन 5 सीक्रेट्स को जान सके, और जानने के बाद वो उन रूल्स को फॉलो कर सके और फिर अच्छे अपने अपनी क्लासों में जो उनके सब्जेक्ट्स हैं उसमें अच्छे मार्क्स ला सकें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर माय डियर फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं एक नए नॉलेज वाले वीडियो के बारे में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको ऐसे वीडियो के नीचे एक रेड सब्सक्राइब बटन, उसके साइड में आपको एक बेल वाला आइकन भी दिख रहा होगा, अभी जाइए और आप उन दोनों को प्रेस कर दीजिए, उन दोनों को दबा दीजिए ताकि आप मेरे चैनल से कनेक्ट हो सकें और मेरे आने वाले हर नए वीडियोस को आप देख सकें, उनसे कुछ सीख सकें, अपने लाइफ में ग्रोथ कर सकें और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सकें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये नया वीडियो। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि जो खाली प्लास्टिक की बोतलें वगैरह होती हैं, जैसे कोक वगैरह की हो गई या पानी की बोतलें हो गई, और साइज उनका अलग अलग होता है। 500 ml की भी होती हैं, 250 ml की भी होती हैं, 1 लीटर की भी होती है, 2 लीटर की भी होती है। कहने मतलब खाली बोतलों का उपयोग हम कैसे करें, मतलब कई लोग तो उसको मतलब थ्रो कर देते हैं, लेकिन हम उसका आज मैं कुछ टिप्स ऐसे बताऊंगा खाली बोतलों का उपयोग करने का, जो घर में अगर आप उनको यूज़ करोगे तो आपको काफ़ी अच्छा फील होगा। आप उससे अपने घर को मतलब डेकोरेशन भी कर सकते हो और आप और कई तरीके से आप उन बोतलों का उपयोग कर सकते हो, मतलब जो खाली बोतलें होते हैं। खासतौर पर लोग जैसे इन बोतलों का मतलब यूज़ करने के बाद इसको या तो फेंक देते हैं और गार्बेज में फेंक देते हैं। और फेंक देना मतलब जब उनको यूज़ नहीं पता होता मतलब तो फेंक भी सकते हो, मतलब तो वो रिसाइकल में चला जाता है। और दूसरी बात कि अगर आप फेंकते नहीं हो तो जो मतलब उसको आप कबाड़े वाले को दे सकते हो, मतलब तो क्या होगा कि वो रिसाइकल में चला जाएगा, मतलब क्योंकि ये इसका मतलब जो बोलते हैं ना कि ये जल्दी से रिटर्न नहीं होता है, मतलब प्लास्टिक जो होता है तो उसको रिसाइकलिंग के लिए दे सकते हो कहने वाला। तो कुछ आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि खाली बोतल का कैसे हम अच्छे तरीके से मतलब कुछ अलग प्रकार घरेलू उपयोग कैसे कर सकते हैं, मतलब गार्बेज में फेंकने की बजाय। और तो बहुत सारी बोतलें हैं तो नहीं, लेकिन कुछ बोतलों का आप ऐसे मतलब
उपयोग कर सकते हैं मतलब, क्योंकि बोतलें तो हर महीने में मान लो हर घर के अंदर लोग मतलब आजकल कोक भी पीते हैं, जो भी सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह होती है, माजा है, फेंटा है, मिरिंडा है या फ्रूटी है मतलब, या पानी की बोतलें होती हैं, बिस्लरी हो गया, एक्वाफिना हो गया मतलब, और नीरो मतलब बहुत सारे मतलब जो पानी की बोतलें होती हैं उनका हम कैसे मतलब उन्हीं के बारे में जानें कि उनको थ्रो थ्रो कर देते हैं या रिसाइकल भी दे देते हैं, वो तो अच्छी बात है, लेकिन कुछ बोतलों को हम रख के उनको अपने घर के घरेलू उपयोग के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो उन्हीं उन्हीं कुछ टिप्स की आज हम इस वीडियो के थ्रू बात करने की कोशिश करेंगे मतलब। तो जैसे कि मैं आपको पहला एक टिप्स या एक बताना चाहूँगा, जैसे जो बोतलें, जैसे जो बड़ी बोतलें होती हैं खास तौर पे मतलब, जो खास तौर पर जैसे कोक की बोतल हो गई या पानी की बिस्लरी की बोतलें भी आती हैं, 5-5 लीटर की होती हैं, जिसके ऊपर से हुक लगा हुआ होता है मतलब प्लास्टिक का। तो उस तरह की जो बोतलें होती हैं मतलब, तो जो पानी की बोतलें होती हैं उनको आप जैसे घर के अंदर, जैसे अगर आप आस पास जैसे पार्क वगैरह या कहीं पे मिट्टी वगैरह पड़ी होती है ना, तो उसके ऊपर का मतलब जो उसका ऊपर का सिरा होता है मतलब, जैसे ये मान लो पानी की बोतल है, ये तो चलो वो फ्रिज वाली बोतल है पानी की, तो इसका आप ऊपर से जो जैसे कोक की बोतल हो गई, मिरिंडा की जो भी है, तो उसको पूरा पीने के बाद उसको फेंकने की बजाय कभी कभार मतलब, नॉट कोई बोतलें इतनी सारी आ रही है, सारी बोतलें तो आप उस तरीके से यूज नहीं कर सकते, तो जो ऊपर का सिरा उसका काट के जहाँ पर उसका मुंह होता है मतलब, उसके अंदर फिर मिट्टी वगैरह भर के आप घर के अंदर, क्योंकि छोटी बोतल होती है तो उसमें मिट्टी भरकर आप छोटे छोटे पॉट्स वगैरह यानी गमले वगैरह लगा सकते हो घर के अंदर। और गमले वगैरह लगाओगे मतलब, तो आप सभी को पता है गमले वगैरह लगाने से हमें कितना ज़्यादा अच्छा फील होता है, क्योंकि जैसे पत्तियाँ, चाहे वो किसी भी जैसे गमले में आप कोई भी फूल का लगा सकते हो मतलब। और आजकल तो कई लोग जैसे जो दिखने में बहुत क्यूट क्यूट सा लगता है, जैसे टमाटर के कई लोग प्लांट लगा लेते हैं जो घर के अंदर ही लग जाता है, या हमने कई लोग मिर्ची का भी लगाते हैं मतलब, नींबू का भी लगा लेते हैं कई लोग मतलब, कई जगह तो मैंने बैगन का भी देखा क्या मतलब, जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, आप ऐसी बोतलें अगर आती है मतलब महीने में, तो 1-2 में मिट्टी भर के आप उनको ऐसा पॉट मतलब पॉट के रूप में, गमले के रूप में आप उनका उपयोग कर सकते हो, जो कि आपकी सीढ़ी होता है, छत होता है, कहीं भी इजीली वो कहीं भी कोने में रख दोगे, तो आपको गमले के रूप में इसका काम करने का मतलब एक, आपको गमले के रूप में उसका उपयोग कर सकते हैं, छोटे छोटे पॉट्स के रूप में। और तो ये तो हो गया हमारा प्लास्टिक की जो बोतलें होती हैं उसको हम गमले के रूप में उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, एक बोतल होती है शीशे की भी आती है मतलब, जो जैसे कई सारी जैसे बड़ी बड़ी जो शॉप्स होती हैं, जैसे बियर की बोतल हो गई मतलब, या जैसे वाइन की बोतलें भी होती हैं मतलब, जो जो जैसे कई सारी मतलब जो मिलती हैं मतलब, जैसे कई लोग जैसे ड्रिंक वगैरह करते हैं कभी कभी, तो उनके बाद बोतलें होती है, तो उन बोतलों को भी बेच देते हैं या फेंक देते हैं, तो उन बोतलों में को आप जैसे कई घरों में देखा है कि मतलब वो लोग जैसे मनी प्लांट का जो पौधा होता है वो बिना मिट्टी के भी अगर पानी भर दे साफ, और उसमें उसकी जो डंडी होती है पत्तों के साथ नीचे की कली होती है उसको अगर डाल दें, धीरे धीरे उस बोतल के अंदर ही मनी प्लांट लग के बड़ा हो जाता है, धीरे 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 करके मतलब। तो अब शीशे की अगर बोतल है आपके पास, चाहे वो जैसे कॉफ़ी की बोतलें भी आती है मतलब, जैसे मतलब तो कॉफ़ी की बोतलें भी शीशे की आती हैं कहने मतलब, तो आप उन बोतलों को मनी प्लांट लगाने के लिए उनका उपयोग कर सकते हो घर के अंदर मतलब, तो भी दिखने में ट्रांसपेरेंट होती है, काफ़ी सुंदर दिखती हैं। तो पहला, अगर प्लास्टिक की बोतलों का आप ऐसा कोई सा भी प्लांट लगाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, जो शीशे की बोतलें होती हैं उनको हम मनी प्लांट, क्योंकि मनी प्लांट ऐसा है जो बिना मिट्टी के भी सिर्फ पानी में डाल दोगे उसकी डंडी के साथ, तो वो बड़ा हो जाता है। बाकी जितने भी दूसरे प्लांट्स होते हैं उनको मिट्टी चाहिए ही रहता है, लेकिन मनी प्लांट्स को मिट्टी नहीं चाहिए रहता है मतलब, आगे मतलब उसको उगने के लिए या बड़ा होने के लिए। और जो तीसरा, अगर आप इसका उपयोग करना चाहते हैं, तो जो जैसे सुबह के टाइम क्या होता है कि जब हम मतलब गमले वगैरह में जो पॉट्स वगैरह पानी देते हैं, तो कई लोग मग्गे से लेते हैं या हाथ में लेके ऐसे ऐसे डालते हैं कहने मतलब, तो पानी कई बार साइड में भी गिरने लगता है कहने का मतलब, और कई लोग पत्ते के ऊपर भी पानी डालते हैं, तो हाथ से सही से पानी उस पर डाल नहीं पाते या सही से पानी उनको हम दे नहीं पाते हैं कहने का मतलब। तो अब करना क्या है, पानी के अंदर जो पूरी कहीं से काटा नहीं है, पानी की बोतलों को भरा, और जो बोतल का जो बेस होता है, नीचे का बॉटम होता है, उसके अंदर कुछ सुरागे कर ली, कुछ होल कर लिया। अब पानी के अंदर मतलब गमले में पानी डालने से पहले आप मतलब उसके अंदर पानी भर के, और उसके अंदर उस पानी को मतलब इस तरीके से जहाँ जहाँ पर गमले का पत्तियां हैं वगैरह है, तो क्या है उसके होल के अंदर से मतलब पानी निकलेगा, और अच्छे से उसके ऊपर आप पत्तियों के ऊपर या गमले के ऊपर पानी अच्छे से उनका छिड़काव कर सकते हो मतलब। कहने मतलब आप हाथ से ना डालने के बजाय इन बोतलों में पानी भर के उसके नीचे होल करके, या आप
पानी भर के इसके आगे भी 2-3 होल करके मतलब उसको अब अच्छे से उस पर गमले में पानी डालने के लिए एक उसके मतलब एक यंत्र के रूप में थे, मतलब पानी डालने वाले यंत्र के रूप में भी आप इन खाली बोतलों का उपयोग मतलब कर सकते हो। कहने का मतलब कई जगह जो जैसे लोग कई लोगों के पास छोटे 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 ड्रम होते हैं जिनके छोटे छोटे मुंह होते हैं 50 लीटर का 100 लीटर का मतलब, तो एक कीप टाइप का आता है, मतलब पतला सा मुंह होता है। बचपन में देखा होगा कि जो मिट्टी का तेल वगैरह मतलब केरोसिन होता है उसको भरवाए जाते थे, तो मतलब वो लोग कीप लगाते हैं, मतलब पतली सी पाइप होती है और चौड़ा सा मुंह होता है मतलब, और उसमें वो लीटर के हिसाब से डाल के भर देते थे। तो आप जैसे जो कोक की बोतल होती है या पानी की बोतल का जो ऊपर वाला सिरा होता है उसको थोड़ा सा ऊपर से आप काट देंगे मतलब, और उसको फिर मान लो कहीं पानी वगैरह आप टंकी में डालते हो या भरते हो मतलब किसी छोटे छोटे मुंह वाले ड्रम के अंदर, तो आप उसको ऐसे कीप के तरह भी आप उसके अंदर उसका उपयोग कर सकते हो। कहने का मतलब तो उसको आप मतलब जो छोटे मुंह वाला बर्तन है या ड्रम है उसको उसका ऊपर वाला सिरा काट के लगाए और पानी आप अच्छे से डाल सकते हो। कई लोग पानी से पाइप भी भरते हैं, मतलब पाइप पकड़ के ड्रम छोटे मुंह वाले में भरते हैं तो पानी काफी ज्यादा वेस्ट होता है, ये गिरता है इधर उधर। तो आप क्लिप लगा के पानी डालोगे मतलब तो पानी वेस्ट नहीं होगा, अच्छे से पूरा प्रॉपर तरीके से पानी अंदर जाएगा। कहने वाला आप ऐसे कीप की तरह भी उस बोतल का ऊपर वाला सिरा काट कर आप उसको अच्छे से उसका उपयोग कर सकते हो। और जो फिफ्थ एंड लास्ट जो चीज़ है जो मैं ऑलरेडी पहले ही स्टार्टिंग में बताया था कि क्योंकि बोतलें तो महीने में आती रहती है, कहीं पानी की बोतल हो छोटी वाली 1-2 लीटर की, कभी कोई ट्रैवल पे गया कहीं बाहर मीटिंग वगैरह में गया तो वहाँ से पानी की बोतल ले लिया। कहने का मतलब तो वो इधर उधर हम जैसे गार्बेज में फेंक देते हैं, तो इतनी बोतलें तो हम यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन कुछ बोतलों का तो हम इस तरीके से उपयोग कर सकते हैं। तो जो बाकी की जो बोतलें बढ़ती हैं क्योंकि हर घर में बोतल आते ही हैं, उन बोतलों को आप इकट्ठा करके या तो आप कबाड़े वाले को दे दीजिए मतलब, तो वो क्या करेगा आगे रिसाइकलिंग में दे देगा मतलब, या उसको जो आप गार्बेज में फेंकते हैं तो उसको आप उसको मतलब पिचका कर यानी दबाकर उसको आप थ्रो कर दीजिए। जो आपका कूड़े वाला था उसको दे दीजिए, और कूड़े वाले को दे देंगे तो वो भी जहाँ पर कूड़े को थ्रो करते हैं, जहाँ पे मेन पॉइंट होता है कूड़ा फेंकने का, डंपिंग साइड गार्बेज डंपिंग साइड होता है, वहाँ पे भी कूड़े वाले जाके वहाँ से बोतलों को मतलब इकट्ठा करके वो फिर आगे बेच देते हैं, मतलब वो रिसाइकलिंग में चला जाता है। तो फिफ्थ एंड लास्ट चीज है क्योंकि ज़्यादा मात्रा में घर में बोतलें आती है मतलब क्योंकि हर कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीता है या सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह, तो जब ज़्यादा मात्रा में बोतलें आती हैं तो उनको या तो आप अपने कूड़े वाले को दे दीजिए, इकट्ठा नहीं कर सकते हैं तो दूसरा अगर इकट्ठा नहीं कर और दूसरा अगर इकट्ठा कर सकते हैं मतलब तो इकट्ठा करके आप उसको किसी कबाड़ी वाले को दे दीजिए ताकि वो फिर आगे रिसाइकलिंग में उसको दे सके और उसका यूज़ हो सके। तो फिफ्थ इस तरीके से क्या होगा कि आप रिसाइकलिंग में हेल्प कर सकेंगे और उससे फिर वो नई बोतलें बन जाती हैं। तो ये दोस्तों ये थे कुछ टिप्स वगैरह जिसको मैंने आपको बताया कि खाली बोतलों का हम कैसे उपयोग करें, चाहे वो शीशे की बोतलें हों या फिर प्लास्टिक की बिस्लरी की हों या कोक की बोतलें या सॉफ्ट ड्रिंक की बोतलें हों। तो उनके कुछ टिप्स मैंने आप सभी के साथ शेयर किया। कैसा लगा आप सभी मेरा आज का नया वीडियो, लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर डियर फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नए मोटिवेशनल वीडियो के बारे में, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो आप सभी को इस वीडियो के नीचे आपको एक रेड सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसके साइड में आपको एक बेल वाला आइकन भी दिख रहा होगा। अभी जाइए आप उन दोनों को प्रेस कर दीजिए और मेरे चैनल से कनेक्ट हो जाइए ताकि मैं आने वाला हर नए वीडियोस आप देख सकें, उनसे कुछ सीख सकें, अपने लाइफ में ग्रोथ कर सकें और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सकें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। आज हम बात करेंगे कि हमें हमेशा ऊंचे मतलब जो हमारे विचार होते हैं हमें हमेशा अपने विचारों को ऊंचा रखना चाहिए, मतलब हमेशा अपने जो थॉट्स होते हैं विचार होते हैं हमेशा उनको एक ऊंचा और अच्छी अच्छी सोच वाला रखना चाहिए। तो क्योंकि अच्छी सोच वाले रखेंगे तभी हम अच्छी चीज़ों को जान पाएंगे, अच्छी चीज़ों को सीख पाएंगे मतलब। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप सभी को ये सब पहले से ही पता होगा कि जैसे आजकल के टाइम में मतलब जैसे इस दुनिया के अंदर, इस संसार के अंदर जब कोई बच्चा पैदा होता है किसी भी घर के अंदर, मतलब चाहे वो नॉर्मल फैमिली हो या हाई क्लास फैमिली हो या सिंपल फैमिली हो मतलब या मिडिल क्लास फैमिली हो, तो जब बच्चा किसी भी फैमिली में पैदा होता है मतलब
तो जो बच्चा 1 से 3 साल तक की जो एज होती है मतलब उस बच्चे की, वो उस एज में खाना पीना सीखता है, मतलब फिर दांत वगैरह निकलते हैं, खाना पीना सीखता है, चारों मतलब हाथ और पैरों से चलना फिरना सीखता है, बोलना सीखता है। उसके उनकी जो वर्ड्स की जो क्लियरिंग होती है, मतलब चैप्टर बोलते हैं वो उतने क्लियर नहीं होते हैं, पर 3 साल तक उन चीज़ों को करता है। लेकिन जब 3 साल वो क्रॉस कर लेता है तब वो खाने पीने भी लगता है, चलने फिरने भी लगता है और बोलने भी लगता है। देन उस बच्चे को मतलब जैसे भारत जैसे देश में 2 तरह के स्कूल होते हैं, एक प्राइवेट एक गवर्नमेंट। गवर्नमेंट स्कूल जो होता है वो पहले से लेकर 5वीं तक, फिर 6ठी से लेकर 12th या 10th तक होता है, सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी होता है। जो प्राइवेट स्कूल होते हैं उसमें जो क्लासेज स्टार्ट होती हैं वो होती है नर्सरी से फिर केजी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे करते हुए आगे की क्लासेज होती है। 12th के बाद फिर 3 साल का कॉलेज भी होता है, और 3 साल का कॉलेज करने के बाद भी मास्टर डिग्री का भी होता है। तो 3 साल का कॉलेज जो होता है उसको हम ग्रेजुएशन बोलते हैं, और जो 2 साल का फिर मास्टर जो कोर्स मास्टर डिग्री होती है उसको पोस्ट ग्रेजुएशन बोलते हैं, कहने का मतलब। तो कहने में इस तरीके से बच्चे अपने आगे की पढ़ाई जब उसको नर्सरी में डाल देते हैं मतलब, तो बच्चा फिर धीरे धीरे अपनी पढ़ाई 1 साल करके वो करता रहता है। तो कहने का मतलब जब वो चौथी साल जब उस बच्चे की होती है तो उसको नर्सरी में डाल देते हैं। तो चौथी साल से लेकर 13 साल तक की जो एज होती है उस बच्चे की, वो बचपन का टाइम होता है, चाइल्डहुड का टाइम होता है, कहने का मतलब। तो इस टाइम में मतलब वो जो बच्चा होता है मतलब उसके उसके हम उनके बच्चे होते हैं मतलब, उन्हीं के साथ उनको खेलना कूदना, बातें करना, घूमना फिरना, चाहे वो उसके क्लास के अंदर हो, चाहे स्कूल में हो या गली में हो, मतलब वो अपने हम उम्र के बच्चों के साथ ही घूमता फिरता है, खेलता कूदता है। भले उसके कपड़े क्यों नहीं गंदे हो रहे होते हैं, चोट भी क्यों नहीं लग रही होती है, चोट भी लगती है तो कुछ टाइम के लिए रोता है या दुखी होता है, फिर वापस पुराने वाले कंडीशन में आके फिर खेलना कूदना स्टार्ट करता है। मतलब उसको किसी भी चीज़ का एहसास नहीं होता, मतलब उसको सिर्फ घूमने फिरने में ही मजा आता है और अच्छा लगता है उसको घूमना और खेलना कूदना दोस्तों के साथ हम उम्र के। लेकिन जब वो 13 साल क्रॉस करके 14वीं साल में आता है, 14th ईयर में एंट्री करता है, तो धीरे धीरे वो बाहर की चीज़ों को जो दुनिया में चीज़ें होती हैं मतलब उनको समझने लगता है कि नहीं मुझे अपने कपड़े गंदे नहीं करने चाहिए, वरना टीचर मारेगी, मम्मी डांटेगी, मम्मी को कपड़े धोने में दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होगी। मुझे अपना वो नीट एंड क्लीन रखना है, मुझे अच्छे से स्टडी पे फोकस करना है, मुझे आगे आके कुछ अच्छा बनना है। क्योंकि वो देखता है कि जो उसके ग्रैंड पेरेंट्स हैं यानी दादा या नाना जी थे, उन्होंने अपने अपने लाइफ टाइम में किसी न किसी फील्ड में अपने करियर बना के आगे पूरी पूरी लाइफ उसी में निकाल दी और फिर रिटायर हो गए। और उसके करंटली उसके फादर भी मतलब किसी न किसी चीज़ को अपनी लाइफ में उन्होंने सीखा या कोर्स किया, और अब वो उसी फील्ड में अपना जॉब कर रहे हैं, और जॉब करते हुए हमारे घर को देख रेख कर रहे हैं, हमारे घर को संभाल रहे हैं। तो ऐसे करते करते जब आगे कॉलेज में पहुंचता है मतलब, तो उसे और ज़्यादा एहसास होता है कि मुझे भी आगे किसी ना किसी फील्ड में अपना करियर बनाना है मतलब। और जैसे आजकल के टाइम में हमारे साथ बहुत सारे करियर के ऑप्शन अवेलेबल हैं, मतलब जैसे हम देखते हैं कि आजकल बहुत सारे जैसे सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया करियर के लिए, एक्टिंग हो गया, डायरेक्टर हो गया, फोटोग्राफी हो गया। अगर बॉडी वगैरह अच्छी हो, हाइट वगैरह अच्छी, तो कई लोग आर्मी में भर्ती हो जाते हैं, कोई लोग बॉडी बिल्डर, जिम ट्रेनर या बॉडी गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड ही बन जाते हैं, हाइट वगैरह की बहुत अच्छी जगहों पर मतलब। और दूसरे भी कई सारे फील्ड्स वगैरह हैं, मतलब लेक्चर हो गए, टीचर हो गए, प्रोफेसर हो गए, मतलब कहना मतलब आजकल हमारे पास बहुत सारे मतलब फील्ड बनाने के लिए, मतलब किसी भी फील्ड में करियर बनाने के लिए बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है मतलब। तो हम उन जगहों पर कैसे अपने आप को मतलब किसी भी फील्ड में अपने को कैसे अच्छा बनाएंगे मतलब। तो पहली बात तो यही है कि तो यहाँ पे अब कनेक्शन क्या है ऊंचे विचारों को रखने का, क्योंकि ऊंचे विचार का मतलब ये कि जो आप किसी भी फील्ड को चुन लेते हो कि मेरे को ये बनना है या मुझे सिंगर बनना है या मुझे डांसर बनना है, तो इन चीज़ों को सीखने के लिए, इन चीज़ों को करने के लिए आपको टाइम चाहिए होता है, और टाइम के साथ साथ आपको जो आपकी थिंकिंग है उसकी स्ट्रांग होनी चाहिए। थिंकिंग स्ट्रांग होगी, आपके विचार अच्छे होंगे, ऊंचे होंगे कि हाँ मुझे सीखना है। तो मतलब क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती, चाहे वो हम किसी भी फील्ड को ले लें सीखने के लिए, उन चीज़ों को सीखने में टाइम तो लगना ही है, क्योंकि कोई भी चीज़ रातों रात एकदम से बड़ी नहीं हो सकती, हर बड़ी चीज़ को होने में टाइम तो लगता ही है कहने वाला। तो आपको उतने टाइम के लिए आपकी जो थिंकिंग है, आपकी जो सोच है, आपके जो विचार है, मतलब उसको अपने आप को स्ट्रांग रखना पड़ेगा, आपको ऊंचे रखने पड़ेंगे अपने विचारों को कि हाँ मेरे को सिंगर बनना है मतलब। तो रास्ते में मेरी जो भी दिक्कतें आए मतलब उसको मैं देखूंगा, उसको उसको फेस करूंगा मतलब, और गिव अप नहीं दूंगा। क्योंकि अगर आपकी जो
थिंकिंग होगी, आपके विचार होंगे कमज़ोर होंगे कि आपने थोड़े टाइम तक प्रैक्टिस किया या थोड़े टाइम तक उस काम को करने की कोशिश की, लेकिन आपकी जो विचार थे वो स्ट्रांग नहीं थे, वो वीक थे, आप फिर पीछे हट गए। और जब पीछे हट गए तो हो सकता है कि आपने काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद, मतलब लॉन्ग टाइम तक आपने उस चीज़ को करने की कोशिश की, लेकिन जब आपने गिव अप दे दिया या छोड़ दिया अपने कमज़ोर विचारों के कारण, तो हो सकता है कि आप 90% 80% उस समय तक आप ओके हो चुके हो, लेकिन कुछ परसेंट पहले आपने गिव अप दे दिया। क्योंकि कितना टाइम लगने वाला है किसी भी काम को करने में, वो आपके कंट्रोल में नहीं है ना, लेकिन कभी ना कभी होगा जरूर। और इस चीज़ को करने में आप, जब आप किसी भी चीज़ को, होता है कि जब आप पहले छोड़ देते तो उस टाइम आप जीरो नहीं होते, आप 70 80 या 90% तक भी हो सकता है आप ओके हो चुके हो, लेकिन आपको थोड़ा सा और मेहनत करना है। लेकिन कई लोग अपने कमजोर विचारों के कारण, वीक मतलब जो वीक थिंकिंग होती है, मतलब उनके कारण ही वो गिव अप दे देते हैं और हार जाते हैं, मतलब क्या अपनी पेशेंस यानी धैर्य को खो देते हैं कि ये हमारे लिए बना ही नहीं। क्योंकि कई लोगों को दूसरों के चीज़ों को सुनने के कारण, जैसे कई दोस्त बोलते हैं 4 साल से तो सिंगिंग सीख रहे, क्या हुआ, या 4 साल से तो डांसिंग सीख रहे, 5 साल से, या तो इतने साल से इस चीज़ की तैयारी कर रहा है, क्या हुआ तूने अभी तक तूने क्या उखाड़ लिया, क्या बन गया, देख तेरे सामने के बंदे कितने आगे निकल गए। मतलब कई सारे फ्रेंड्स होते हैं जो सामने मिलते हैं तो डीमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं या हंसी मजाक भी उड़ाते हैं कहने वाला। तो वहाँ पे अगर हमारे जो विचार हैं, हमारी थिंकिंग कमज़ोर पड़ गई हमारी, तो उन विचारों के कारण, उन कमज़ोर विचारों के कारण ही हम वहाँ पे सोचते हैं कि शायद ये मेरा दोस्त सही बोल रहा है, या हमें शर्म आने लगती है कि हाँ हमारा दोस्त तो इतने आगे निकल गए हमसे और मैं अभी तक वहीं के वहीं अटका हुआ हूँ या आगे नहीं बढ़ पाया हूँ। तो कई लोग अपने वीक थिंकिंग के कारण भी, मतलब क्योंकि वो आगे तक फिर और बढ़ नहीं पाते और धैर्य नहीं रख पाते उन चीज़ों का, तो इसलिए भी वहाँ पर वो उन चीज़ों को छोड़ देते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर, चाहे आपको लाइफ में किसी भी फील्ड में करियर क्यों ना बनाना हो, किसी भी काम को करना क्यों ना हो, या जो भी अपने लाइफ में आप अपने, और जो भी आपका लाइफ का गोल है या ड्रीम है, किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए, किसी सपने को पूरा करने के लिए आपके विचारों का उच्च होना बहुत ही आवश्यक है। आपकी जो थिंकिंग है वो स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि थिंकिंग जब आपकी स्ट्रांग होगी तो कोई भी आपको डिमोटिवेट नहीं कर सकता। क्योंकि कोई आपको डिमोटिवेट भी करेगा तो आप उनकी बातों को सुनोगे और उसके ऊपर गौर नहीं करोगे, इग्नोर कर दोगे। और इग्नोर कैसे करोगे, जो आपके जो विचार होंगे, आपकी थिंकिंग होगी स्ट्रांग है, हाँ मैं आई कैन डू दिस वर्क whatever it will take time, कितना भी समय क्यों ना लगे, I will definitely do this work and I will definitely achieve my dreams or my goal in my life। तो आपके जब स्ट्रॉन्ग थिंकिंग होगी, जब आपके विचार ऊंचे होंगे, अच्छे होंगे, मजबूत होंगे, दृढ़ होंगे, मतलब तो आप देखोगे कि जो भी आप लाइफ में करना चाहते हो, जो भी आपका ड्रीम है, सपना है, गोल है, या जो भी आप काम कर रहे हो, उसमें आपको रिजल्ट मिल रहा है और धीरे धीरे आप उस चीज़ को अचीव करते जा रहे हो और एक ना एक दिन आप उसमें बेटर ही बन जाओगे और एक ना एक दिन आप उसमें आप उसको अचीव भी कर लोगे, तो प्राप्त भी कर लोगे। तो कहने का मतलब यही था कि आपको अपने जीवन में अपने विचारों को हमेशा ऊंचे रखना चाहिए, मजबूत रखना चाहिए, दृढ़ संकल्प वाले होना चाहिए और अच्छे होना चाहिए। आप इन चीज़ों को, मतलब इस तरीके के विचारों को रखोगे अच्छे और ऊंचे विचारों को रखोगे, तो आप डेफिनेटली एक जीवन में आगे जाकर अपने सपने को साकार भी करोगे और एक अच्छे व्यक्ति ही बनोगे। तो दोस्तों ये थे मेरा आज का एक नया वीडियो कि जीवन में हमें हमेशा अपने विचारों को ऊंचा रखना चाहिए। कैसा लगा आप सभी को मेरा आज का नया वीडियो? लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर डियर फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नए मोटिवेशन वीडियो के बारे में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, तो आप सभी को इस वीडियो के नीचे 2 बटन दिख रहे होंगे, एक रेड सब्सक्राइब का और एक बेल वाला आइकन साइड में। अभी जाइए उन दोनों को प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरे चैनल से कनेक्ट हो जाएं और मेरे आने वाले हर नए वीडियोस को आप देख सकें, उनसे कुछ सीख सकें, अपने लाइफ में ग्रोथ कर सकें और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सकें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हमेशा जो आप किसी भी काम को जब करते हो तो अपना हमेशा परफेक्शन का जो आपका लेवल उसकी हमेशा चेक करें, उसके कंपैरिजन करें कि आप कितने % ओके हो ना हो। कहने का मतलब यह है कि हमेशा अपने परफेक्शन
लेवल की तुलना करें, चेक करें जो आपका परफेक्शन का लेवल है किसी भी काम को करने के बाद। क्योंकि जब भी आप किसी काम को करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपने उस काम को कितना परफेक्ट किया है। और बिफोर डिलीवरी, मतलब डिलीवरी के मतलब उसको प्रेजेंट करने से पहले मतलब आपको पता होना चाहिए कि क्या उसमें 100% ओके हो चुके हो, या आपका जो परफेक्शन का तो लेवल 100% ओके हो चुका है, कहने का मतलब। तो उसी के बारे में आज हम इस वीडियो के थ्रू बात करने की कोशिश करेंगे और इस वीडियो के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि मतलब आजकल के टाइम में मतलब जैसे पूरे विश्व की बात करें मतलब, या किसी भी मतलब देश की बात करें, तो आजकल 3 तरह की फैमिली मतलब हमें फैमिली या परिवार देखने को होता है। नॉर्मल फैमिलीज, मिडिल क्लास फैमिलीज और रिच क्लास फैमिलीज। मतलब तो जो मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं उनके पास सारी सुख सुविधाएं होती हैं। नॉर्मल फैमिली वालों के पास जो तो ज़्यादा रेंट पे रहते हैं, छोटे घरों में रहते हैं, मतलब शहरों में रहते हैं रेंट पे कमरा लेकर। और जो मिडिल क्लास होते हैं उनके पास भी घर होते हैं, बड़े नहीं होते, ज़्यादा छोटे भी नहीं होते, बट अपने घर होते हैं, जैसे 20, 25, 40, 50 गज का, 100 गज का, मतलब 1-2 फ्लोर का बना हुआ। इस तरीके से वो मिडिल क्लास होते हैं, उनके पास गाड़ियाँ वगैरह होती हैं, बाइक वगैरह, स्कूटी वगैरह। रिच फैमिली के पास कारें वगैरह होती हैं। और नॉर्मल फैमिली जो तो वो रेंट पे रहता है, या तो बस वगैरह पकड़ के जॉब पे जाता है, या फिर साइकिल वगैरह से जॉब पर जाता है। तो कहने का मतलब जब इस दुनिया में जब कोई बच्चा पैदा होता है, जब वो किसी फैमिली में आता है, मतलब चाहे वो किसी भी फैमिली में क्यों ना हो, तो जब बच्चा पैदा होता है तो 1 से 3 साल तक जो बच्चे की एज होती है, क्योंकि वो न्यू बॉर्न होता है मतलब इस वर्ल्ड के अंदर। तो उस 3 साल तक उस बच्चे को मतलब खिलाना खिलाया खिलाया खाना वाना खिलाना सिखाया जाता है। चलना फिरना सीखता है, बोलना चलना सीखता है, और खाना के दांत वगैरह नहीं निकले होते हैं, तो खाना पीना मतलब सीखता है कि खाना वाना जो हार्ड चीज़ें होती हैं, मतलब उनको सॉफ्ट चीज़ें खिलाया जाता है बच्चे को। मतलब तो 3 साल तक की एज तक वो चलना फिरना बोलना और खाना वगैरह को अच्छे से खाना सीखता है। लेकिन जब वो 3 साल की एज तक चलना फिरने लगता है तो उसको चौथे साल में ही जैसे वो प्रवेश करता है, तो उस बच्चे को जैसे हमारे भारत जैसे देश में मतलब 2 तरह के स्कूल होते हैं, प्राइवेट है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट स्कूल जो होता है वो पहले से प्राइमरी, फिर छठी से लेकर 12वीं या 10th तक होता है, यानी 10th तक को सेकेंडरी और 12th तक को सीनियर सेकेंडरी बोलते हैं। और जो प्राइवेट स्कूल होते हैं वहाँ पे क्लासें जो होती है वो नर्सरी से शुरू होते हैं, नर्सरी, KG, LKG, UKG, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे करते हुए 12th, फिर 3 साल का कॉलेज होता है जिसको हम ग्रेजुएशन बोलते हैं, फिर 2 साल का वो मास्टर डिग्री कोर्स भी होता है, मतलब उसको हम पोस्ट ग्रेजुएशन बोलते हैं। तो कॉलेज भी 2 तरह का होता है, एक होता है ओपन, एक होता है रेगुलर, कहने का मतलब। तो फिर जो बच्चा मतलब अपना उस बच्चे को डाल देगा, धीरे धीरे वो अपने हर क्लास को अच्छे से स्टडी करते हुए आगे मतलब क्लास को पूरा करता है। लेकिन जो 4 साल से 13 साल तक की जो एज होती है, उस एज में वो बच्चा, क्योंकि वो एज जो होता है बचपना वाला कहा जाता है, हर चाइल्डहुड का टाइम होता है, तो उस बच्चे को उस समय में ज़्यादातर उसका मन होता है खेलने कूदने पर। जो उसके हम उनके बच्चे होते हैं, चाहे गली में हो, स्कूल में हो, क्लास में हो, उनके साथ वो फ्रेंडशिप करता है और खेलने कूदने में उसको ज़्यादा मन लगता है। खेलते कूदते वक्त कई बार उसको चोट भी लग जाती है, लेकिन कुछ टाइम के लिए वो दुखी होता है या रोता है, लेकिन वापस कुछ टाइम बाद फिर से वो खेलने कूदने लगता है और उन चीज़ों को भूल जाता है। तो कहने का मतलब फिर से वो पुरानी चीज़ों की मतलब वो फिर से खेलने कूदने में ही वापस व्यस्त हो जाता है। लेकिन जब वो 13 साल क्रॉस कर लेता है, क्योंकि 13 साल तक की चाइल्डहुड का टाइम होता है, और जैसे ही वो 14वें साल या 14th ईयर में मतलब एंट्री करता है, और जब वो बड़ी क्लास में होता है उस टाइम तक 8वीं 9वीं 10वीं या जो भी अपने हिसाब से, तो धीरे धीरे वो बाहर की चीज़ों को समझने लगता है, मतलब कि मुझे अपने कपड़े गंदा नहीं करना चाहिए, या मुझे नीट एंड क्लीन दिखना होगा, मतलब ताकि मुझे टीचर ना मारे, मम्मी को गुस्सा ना आए, मुझे भी नहीं मारे, और उन कपड़े बहुत धुलने में प्रॉब्लम ना हो, कपड़े जब ज़्यादा गंदे होते हैं तो उनको धुलने में बहुत मेहनत लगता है, कहने का मतलब। तो वो और फिर वो देखता है कि मुझे मुझे भी अपना किसी न किसी आगे कॉलेज वगैरह पढ़ता है, कि जैसे मेरे दादाजी या नाना जी थे, ग्रैंड पेरेंट्स थे मेरे, जिन्होंने अपने टाइम में किसी न किसी फील्ड में करियर बना के फिर जॉब किया और फिर रिटायर हो गए। मेरे करेंटली फादर भी किसी न किसी फील्ड में करियर बना के अभी जॉब कर रहे हैं या ऑफिस में जाते हैं और घर को संभालते थे। मुझे भी आगे जाकर मतलब जिम्मेदारियाँ होंगी और मुझे भी किसी न किसी फील्ड में करियर बनाना पड़ेगा, कहने का मतलब। तो आजकल जैसे करियर के बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है, मतलब आपको अपने अपने सेल्फ चॉइस के हिसाब से आपको उन चीज़ों को अपनी जो भी जिस फील्ड में भी अपना करियर बनाना चाहते हो, पहले आपको चूज़ करना पड़ेगा, चाहे वो लेक्चर हो, प्रोफेसर हो, टीचर हो, डॉक्टरी हो, इंजीनियर हो, फोटोग्राफी हो, डांसिंग हो, सिंगिंग हो, अच्छी बॉडी, अच्छी हाइट वगैरह। तो लोग आर्मी में चले जाते हैं, कई लोग जिम ट्रेनर या बॉडी गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड भी बन जाते हैं। मतलब आजकल बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है अपना
करियर बनाने के लिए। तो कहने का मतलब, तो यहाँ पे वही हम बात कर रहे थे कि आपने मान लो कि कॉलेज के टाइम में चूज़ कर लिया कि मेरे को इस फील्ड में अपना करियर बनाना है, तो उसके लिए आपको कोई भी जब आप डिसाइड कर लेते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि आप उस चीज़ को रातों रात अचीव कर लोगे, 1-2 महीने में अचीव कर लोगे। उन चीज़ों को अचीव करने में टाइम लगेगा, उसके लिए आपको उन चीज़ों को समय देना पड़ेगा, चाहे वो आपके लाइफ का कोई भी ड्रीम हो या कोई भी सपना हो या कोई भी गोल हो। तो जब आप उस पर वर्क स्टार्ट करते हो करना, मतलब तो जैसे जब आप उसको कहीं प्रेजेंट करने जाते हो, कहीं पर मान लो जैसे अगर डांसिंग सीख रहे हो, सिंगिंग सीख रहे हो, तो मतलब कहीं पे अगर आपको उसको प्रेजेंट करना है, जैसे डांसिंग में कई सारे स्टेप वगैरह होते हैं, मतलब स्टेप्स पे जो होते हैं नंबर्स पे होते हैं 1 2 3 4 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 5 8 7 6 5 4 3 2 नंबर्स पे स्टेप्स को बिठाते हैं, मतलब फिर जाके वो पूरा स्टेप बनता है। तो और सारे स्टेप्स को लाके फिर एक डांस परफॉर्मेंस रेडी होता है। इस तरीके से सिंगिंग का भी होता है। सिंगिंग जैसे मैं पिछले 3 सालों से सिंगिंग सीख रहा हूँ। सिंगिंग में राग होता है, अलंकार होता है, आकारें होती हैं, सरगम होती हैं। तो इन चीज़ों को जब हम जैसे मेरे टीचर जब कोई चीज़ पूछते हैं कि सुना के दिखाओ, तो पहले हमें, तो कहने का मतलब हमें अपने आप पहले चेक करना चाहिए कि हम कितने उस एरिया में उस चीज़ की प्रैक्टिस करने में कितने % परफेक्ट हुए हैं, मतलब नहीं, मतलब हमें अपनी परफेक्शन की चेकिंग करनी होगी। मान लो हमने कोई डांस परफॉर्मेंस तैयार किया है ना, डांस परफॉर्मेंस तैयार किया है, मतलब तो उसको प्रेजेंट करने से पहले, फाइनली प्रेजेंट मतलब परफॉर्मेंस देने से पहले हमें उस चीज़ की एक रीचेकिंग मतलब कर लेनी चाहिए, मतलब उसकी परफेक्शन लेवल की। तो आपको पता लगेगा अपना, आप उसी परफॉर्मेंस का अपना एक रीचेकिंग कर लोगे, मतलब कहीं पे मतलब परफेक्शन लेवल का। तो आपको हो सकता है कि उस टाइम कहीं कहीं पे आपको कुछ कमियां देखने को मिले, तो आपको उसको अच्छा बनाने का एक मौका मिल जाएगा, उसको दोबारा से सही करने करेक्ट करने का मौका मिल जाएगा। इस तरीके से सिंगिंग का जब कोई वो होता है, मतलब कहीं पे उसको प्रेजेंट करते हैं, तो अगर आप पहले अगर हम चेक कर ले कहाँ पे हमारा सुर लग रहा है, कहाँ पे नहीं लग रहा है, कहाँ पे नीचे जा रहा है, कहाँ पे ऊपर जा रहा है, तो उन चीज़ों को हम सही से जानकर और उसको बेटर बनाकर जब प्रेजेंट करेंगे, परफॉर्मेंस देंगे, तो और ज़्यादा वो चीज़ हमारी खिल कर आएगी। तो मतलब अपने परफेक्शन लेवल को चेक करने से हमारा ये फ़ायदा होता है कि हम उन चीज़ों को जान पाते हैं कि हाँ, हम कितने परसेंट तक ओके हैं या कितने परसेंट तक ओके नहीं है, और जितने परसेंट तक हम अच्छे हैं उतना उसको और बेटर बनाए, जब अपना परफॉर्मेंस दें, और जो हमारी कमियां हैं इसको हम अच्छे से दोबारा प्रैक्टिस करके उसको भी ख़त्म करें। तो परफेक्शन लेवल चेक करने से ही हम अपने अंदर की अच्छी अपने परफेक्शन लेवल को जान पाते हैं, और जानने के बाद ही हम उन कमियों को प्रैक्टिस करते हुए दूर कर पाते हैं। इससे क्या होता है कि जब हम उस चीज़ को फिर दोबारा जब फाइनली कहीं पर प्रेजेंट करते हैं, परफॉर्मेंस देते हैं, कहीं सुनाते हैं, बताते हैं, दिखाते हैं, मतलब तो वहाँ पे हमारी वो कमी निकलने के जो चांसेस होते हैं बहुत ही कम हो जाते हैं या नहीं होते हैं। मतलब जैसे कि आप सभी ने डांस शो, सिंगिंग शो या बहुत सारे दूसरे रियलिटी शोज में देखा होगा कि बच्चे छोटे छोटे बच्चे प्रेजेंट करते हैं, मतलब परफॉर्मेंस देते हैं। तो वो डायरेक्ट उन चीज़ों को परफॉर्मेंस देने से पहले उन बच्चों ने या उन स्टूडेंट्स ने कई बार उन चीज़ों की प्रैक्टिस की होती है, और प्रैक्टिस करने के बाद कई बार उन्होंने फिर उसका वो अपना परफेक्शन लेवल चेक करते हैं कि हम कितने परसेंट हर स्टेप को अच्छे से कर पा रहे हैं कि नहीं, अच्छे से गा पा रहे हैं कि नहीं, अच्छे से हमारा सुर लग रहा है कि नहीं, मतलब हर एक कड़ी को, मतलब हर एक जो स्टेप होता है हर एक चीज़ को अच्छे से चेक करते हैं। उसके बाद वो उसको करेक्ट करते हैं, देन दोबारा जाकर फिर परफॉर्म मतलब उसको दोबारा चेक करते हैं। जब वो पूरा पूरा ओके हो जाता है, परफेक्शन लेवल को बार बार चेक करने पर जब उनका वो लेवल एकदम परफेक्ट वे में पहुंच जाता है, परफेक्ट कंडीशन में पहुंच जाता है, देन वो जाकर अपने आप को ओके मानते हैं, देन वो जाकर कहीं पर प्रेजेंट करते हैं कि अब हम पूरी तरीके से इस चीज़ में ओके हो चुके हैं अपना परफेक्शन लेवल चेक करने के बाद। तो इस तरीके से फिर वो अपना मतलब जो उनका परफेक्शन लेवल चेक करने के यही सारे फायदे होते हैं कि आप अपने आप को जान पाते हो कि आप कितने % उस काम में या उस चीज़ की प्रैक्टिस करने में ओके हो या नहीं हो। उसके बाद आप उस चीज़ को इम्प्रूव करके आप उसको और बेटर बनाकर उसको अच्छे से आप कर पाते हो, जिसके बाद आपकी वो कमियां दिखती नहीं है, मतलब और क्योंकि कमियां और परफेक्शन लेवल चेक करने के बाद अच्छी प्रैक्टिस करने के बाद वो आपकी कमी निकल जाती है। तो दोस्तों ये थे कुछ रूल मतलब फ़ायदे जो जब भी हम किसी काम को करते हैं, चाहे वो हमारे गोल से रिलेटेड हो, ड्रीम से रिलेटेड हो या किसी भी काम से रिलेटेड क्यों ना हो, अगर उसको फाइनली कहीं प्रेजेंट करने से पहले, बताने से पहले, दिखाने से पहले हमें उसका परफेक्शन लेवल चेक कर लेना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमें मौका मिल जाता है दोबारा से अपने आप को करेक्ट करने का, दोबारा से उस चीज़ों को इम्प्रूव करके और बेटर बनाने का। दोस्तों ये थे मेरा आज का एक नया वीडियो कि हमें हमेशा किसी काम को करने से पहले अपना परफेक्शन लेवल चेक कर लेना चाहिए उस काम का, मतलब तो आप ही के लिए अच्छा होगा। कैसा लगा आपको मेरा आज का नया वीडियो? लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर डियर फ्रेंड्स।
हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं तेज पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नए नॉलेज वाले वीडियो के बारे में, एक नए मोटिवेशनल वीडियो के बारे में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं, तो आप सभी को ऐसे वीडियो के नीचे आपको एक रेड सब्सक्राइब के बटन के सामने आपको एक बेल वाला आइकन भी दिख रहा होगा। अभी जाइए उन दोनों को प्रेस कर दीजिए और मेरे चैनल से कनेक्ट हो जाइए, ताकि मेरे आने वाले आप हर नए वीडियोस को आप देख सकें, उनसे कुछ सीख सकें, अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सकें और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सकें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एग्ज़ाम का मतलब प्रिपरेशन करने का सही तरीका क्या होना चाहिए और एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कैसे करें। हाउ टू प्रिपेयर एग्ज़ाम। तो आज हम एग्ज़ाम की तैयारी करने के सही तरीके के बारे में जानेंगे। उसमें हम 5-6 रूल्स को जानेंगे। उन रूल्स को जानेंगे, अगर हम उन रूल्स को फॉलो करेंगे मतलब, तो हम अच्छे से किसी भी एग्ज़ाम का जो तैयारी होता है, प्रिपरेशन होता है, उसको हम अच्छे से कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं हमारा आज का ये नया वीडियो। तो जैसा कि मैं बात कर रहा था कि आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि जो आप सभी को पता ही होगा कि जैसे जब कोई मतलब जैसे भारत देश और जैसे हमारे देश में मतलब कि 2 तरह के स्कूल होते हैं। मतलब एक होता है नर्सरी से लेके फिर नर्सरी, केजी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जो प्राइवेट स्कूलों में होता है। उसके आगे की क्लास होती हैं, देन कॉलेज होता है 12th के बाद 3 साल का। और जो गवर्नमेंट स्कूल होता है वो पहले से होता है, फर्स्ट से प्राइमरी, 6 से 10 तक या 12 तक, जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी बोलते हैं। तो इस तरीके से मतलब 2 तरह के स्कूल होते हैं हमारे देश में। तो कहने का मतलब, और तो हर क्लास में स्टूडेंट होता है, उसके सब्जेक्ट्स वगैरह होते हैं। एग्ज़ाम के पहले उनको टेंशन वगैरह भी होता है कि हाउ टू मतलब उसको प्रिपेयर कैसे करें, एग्ज़ाम की तैयारी कैसे कर रहे हैं। करना तो चाहते हैं, लेकिन वो सही तरीका नहीं पता होता है कि मतलब उसकी प्रिपरेशन हम कैसे करें कि हम अच्छे मार्क्स ला पाए। और प्रिपरेशन, क्योंकि अच्छे मार्क्स लाने से पहले आपको प्रिपरेशन का सही मेथड पता होगा। अगर आप उन मतलब प्रिपरेशन उस मेथड में करेंगे, उस रूल्स को फॉलो करते हुए करेंगे, तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि आपको अपने जो आपके सब्जेक्ट्स वगैरह हैं, आपका अच्छे से वो प्रिपेयर होते जा रहे हैं। तो इस वीडियो में आज हम उन्हीं 5-6 रूल्स के बारे में बात करने वाले हैं कि हम उन कैसे 5-6 रूल्स को फॉलो करके मतलब अच्छे से अपने एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये नया वीडियो। तो हमारा जो पहला रूल है अच्छा मतलब एग्ज़ाम को प्रिपरेशन करने का, वो है कि आप का जो कीप स्विच ऑफ फोन और मोबाइल। मतलब आपका आजकल के टाइम में हर व्यक्ति या हर स्टूडेंट मतलब वो फ़ोन तो यूज़ करता ही होगा। कहने का मतलब खासतौर पर जो बड़ी क्लास में मतलब उनके पास तो डेफिनेटली फ़ोन होता है ना। लेकिन तो आप मतलब जब सब्जेक्ट्स की तैयारी करते हैं मतलब, तो उस टाइम क्या होता है कि आपने एक तरफ किताब लेके रीड कर रहे हो या रफ प्रैक्टिस कर रहे हो उस चीज़ की मतलब, लेकिन साइड में फ़ोन रखा हुआ है। तो स्क्रीन में लाइट जली डिस्प्ले के अंदर, तो आप देखिए व्हाट्सएप पे किसी का मैसेज आ गया, मैसेंजर में आ गया, कॉल आ रहा है या कुछ भी हो सकता है। तो आप उस टाइम जो आपने अपना मतलब जिस टाइम आप स्टडी करते हो, कहने का मतलब उस टाइम आप अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करके साइलेंट मोड करके साइड में कहीं रख दीजिए। अगर आप वाकई में अच्छे से अपना प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो, अगर नहीं करना चाहते हैं तो वो तो आपकी विश है, आपकी इच्छा है मतलब कि आप अच्छे से मार्क्स से पास होना चाहते हैं कि नहीं। आप चाहते हैं तो आप रूल को फॉलो करोगे, क्योंकि मोबाइल तो आपको लाइफ टाइम तक यूज़ करना है। लेकिन जो आपका अभी करेंट जो एज है स्टडी का, मतलब स्टडी वाला जो एज है, वो वापस आपकी बार बार वापस लौट के नहीं आएगी। मतलब वो स्टडी की एक ही बार मतलब एक चीज़ होती है। मतलब 15 से लेके या 30 साल तक की एज ऐसी होती है जिसमें आप अपने आप को जो भी कुछ सीखना है, जो भी जितनी पढ़ाई करने कर सकते हो। उसके बाद शादी वगैरह हो जाती है, फिर अपने बाद में मध्य सेटल हो जाते हैं, जो भी उस एज तक सीख लेते हैं उसी में अपना आगे का पूरा लाइफ निकाल देते हैं। तो कहने का मतलब, आप अगर वाकई अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के प्रति सीरियस है, मतलब गंभीर हैं, तो आपको अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके साइलेंट मोड करके कहीं पर रख दीजिए। और कुछ टाइम बाद आपके अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए जो भी आप सब्जेक्ट की कर रहे हो, उसके बाद आप उसको अपने फ़ोन को चलाइए। मतलब कुछ टाइम के लिए अपने फ़ोन को साइलेंट मोड पे या स्विच ऑफ करके रख दीजिए, जब तक आप किसी सब्जेक्ट की प्रैक्टिस कर रहे हो या उसको याद कर रहे हो या उसका रफ वर्क कर रहे हो। तो जो पहला हमारा था वो यही है कि आपको अपना फ़ोन को साइलेंट मोड पे स्विच ऑफ मोड करके कहीं टेबल पे कहीं पर रख देना है, मतलब कुछ टाइम के लिए। दूसरा जो हमारा रूल है वो ये है कि आपको दिन में 2 कम से कम फिक्स टाइम करना है स्टडी का। एक रात को, जैसे जैसे मेरा जब मैं अब 12th क्लास में था, तो मैं क्योंकि मुझे अच्छे मार्क्स लेके आना था, मुझे रेगुलर कॉलेज में पढ़ना था मतलब,
तो मेरा जो स्टडी का टाइम था 10 से 1 बजे तक था। तो मैं डेली जो मेरे जब मैं 12th में था, मैं 8 साइड से मेरे 5 सब्जेक्ट थे, हिंदी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल और हिस्ट्री। तो हिंदी इंग्लिश में मेरे को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी, बट जो इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और पॉलिटिकल थी, इनको मैं डेली आने घर से मतलब स्कूल से आने के बाद 10 से 1 बजे तक डेली प्रैक्टिस 1 1 घंटे तीनों सब्जेक्ट्स को देता था। और उस टाइम में कुछ भी नहीं छूता था मतलब, और शायद तो फ़ोन भी नहीं हुआ करता था, क्या नहीं मतलब वो बटन वाले फ़ोन होते थे जिसमें सिर्फ आप कॉलिंग ही कर सकते हो। तो अच्छी बात थी। तो मैंने 12th में 76% पास आउट हुआ, और मेरा अच्छे से जो दिल्ली में, जैसे मैं दिल्ली से हूँ, तो PGDAV कॉलेज जो नेहरू नगर में, वहीं से पास आउट हूँ, मॉर्निंग शिफ्ट से, फर्स्ट डिवीजन रेगुलर कॉलेज वहीं से किया है। तो कहने का मतलब मैं अपनी पढ़ाई के प्रति सीरियस था। तो मैं अच्छे तो मेरा अपना फ़ोन ही नहीं था मतलब, और नंबर वाला फ़ोन था, तो मैं अच्छे नंबर से पास हुआ। फिर रेगुलर कॉलेज भी मैंने अच्छे से किया, फर्स्ट डिवीजन पास आउट हो गया। तो दूसरा जो था, आपको अपना 2 टाइम डिसाइड करना है। एक तो रात को 10 से 1 बजे तक वो आपको अपने हिसाब से देखना है, और सुबह मतलब 4 बजे उठ के 7 बजे तक स्टडी करना है। तो आपको 2 2 स्लॉट बनाने हैं स्टडी करने के मतलब, ताकि और उस फिक्स टाइम में मैंने बताया कि फ़ोन को यूज़ नहीं करना है। जैसे पहले आपको रूल बताया, आपको अपना फ़ोन को स्विच ऑफ कर देना है। तो जो आपके 2 फिक्स टाइम वाले होंगे मतलब, जिसमें आप स्टडी करोगे 10 से 1 या सुबह 4 से 7, क्योंकि उस टाइम सुबह शांत होता है मतलब, और 10 बजे के बाद भी काफ़ी शांति ही होती है मतलब। तो उस टाइम आप जब स्टडी कर रहे हो, तो आप अपना फिक्स टाइम कर लीजिए, मेरे को 2 टाइम स्टडी करना है 3 3 घंटे का मतलब, और उस टाइम मुझे फ़ोन को स्विच ऑफ करके रख देना, या चलाना ही नहीं है। दूसरा हमारा था, आप अपना फिक्स टाइम कीजिए स्टडी करने का। तो तीसरा है आपका जो रूल है वो ये है, आपको क्योंकि दिमाग स्टडी टाइम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस होता है, लोड होता है सब्जेक्ट्स को प्रिपरेशन करने का मतलब, तो आपको मेडिटेशन डेली करना चाहिए 10 से 15 मिनट। आजकल बहुत सारे यूट्यूब पे, प्ले स्टोर में म्यूजिक मेडिटेशन होते हैं, और ओम की चैंटिंग वाले तो बहुत सारे मेडिटेशन होते हैं मतलब, इसको आप प्ले करके ईयरफोन सुनोगे तो आपको बहुत ज़्यादा आपके दिमाग को शांति मिलेगी, आपका बहुत काम माइंड होगा, और आपको बहुत अच्छा फील होगा, एनर्जेटिक और पॉजिटिव फील होगा दिमाग की शांति के लिए। क्योंकि एग्जाम का फियर और प्रिपरेशन आप कर रहे हो मतलब, तो आपको इसके लिए मेडिटेशन करना चाहिए 10 से 15 मिनट सुबह के टाइम उठकर मतलब, जो भी आप टाइम निकाल सको, तो ये भी आपके लिए अच्छा होगा। आप देखोगे इससे भी आपका जो प्रिपरेशन अच्छे से हो रहा है। जो फोर्थ रूल है वो ये है, जब आप अपना एग्जाम का प्रेशर जब किसी भी सब्जेक्ट का करते हो स्टडी के टाइम में, तो आपको इस टाइम अच्छे से उस सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करनी है। 2 से 3 घंटे जब भी आप टाइम दे रहे हो, तो प्रैक्टिस पूरी अच्छे से ही करनी है मतलब, अच्छे से अपना पूरा उसको प्रैक्टिस करते हुए मतलब, आपको हर सब्जेक्ट की तैयारी करनी है मतलब। तो प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और आपको चीज़ जल्दी से याद होगी। ये हमारा आज का फोर्थ रूल था। जो फिफ्थ रूल है वो ये है कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो मतलब, एग्जाम का प्रिपरेशन का प्रैक्टिस कर रहे हो सब्जेक्ट्स का, तो उस टाइम आपको अपना पूरा 100% एफर्ट देना है। तो फिफ्थ है हमारा 100% एफर्ट। आपको अपना पूरा का पूरा एफर्ट देना है उस सब्जेक्ट्स का प्रिपरेशन करते हुए, प्रैक्टिस करते हुए अच्छे से उनको, जो भी आप याद कर रहे हो मतलब, या उसके अलावा प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपको अपना पूरा 100% एफर्ट देना है। और जो छठा है वो है, आपको अपना 100% फोकस भी रखना है, फोकस को अपने हटने नहीं देना है। तो आपको जो मैंने पहला बताया आपको कि फ़ोन को स्विच ऑफ रखना है कहीं पर टेबल पे या साइलेंट मोड पे। दूसरा आपको अपना टाइम निकालना है मतलब 2 से 3 घंटे का एक फिक्स टाइम करना है। तीसरा आपको मेडिटेशन करना है। चौथा आपको पेशेंस रखना है मतलब, जैसे मैंने बताया कि पेशेंस रखना है प्रैक्टिस करते हो जब भी आप किसी चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हो मतलब। और पांचवी चीज़ मैंने बताया कि आपको अपना पूरा 100% एफर्ट देना है मतलब। तो आप एफर्ट दोगे तो आप देखोगे आपको धीरे धीरे इसमें रिजल्ट मिल रहा है। तो आप जब इसके मैंने आपको पहले बता दिया, आप पेशेंस रख दो, पेशेंस के साथ आपको उस पेशेंस रखते हुए आपको जब प्रैक्टिस कर रहे हो मतलब, तो प्रैक्टिस आपको करने के लिए आपको पेशेंस भी अपने साथ रखना है, धैर्य को भी रखना पड़ेगा। और आखिरी चीज़ मैंने आपको बताई थी वो ये थी कि आपको एफर्ट, फोकस और एफर्ट मतलब, फोकस थी आप फिक्स थी, और छठी जो लास्ट है वो एफर्ट, आपको 100% अपना एफर्ट देना है। क्योंकि अपना 100% एफर्ट दोगे, 100% फोकस रखोगे, और प्रैक्टिस करते वक्त अच्छे से अपना पेशेंस रखोगे मतलब, तो आप देखोगे कि आप जो भी चीज़ की जो भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो वो अच्छे से हो रही है, आपको चीज़ें इजीली याद हो जा रही हैं। तो ये थी, मैं फिर से आपको रिपीट करूंगा। पहला था फ़ोन को स्विच ऑफ रखना है, साइलेंट मोड रखना है जब भी आप प्रैक्टिस करते हो। दूसरा जो था वो आपको मतलब अपना फिक्स टाइम करना है स्टडी का। तीसरा आपको मेडिटेशन करना है। चौथा आपको पेशेंस रखना है जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं अपने सब्जेक्ट्स की। फिफ्थ आपको अपना 100% एफर्ट देना है। छठा आपको 100% अपना फोकस रखना है। तो ये थे दोस्तों 5-6 वो रूल्स जिनको अगर आप अपना एग्जाम का प्रिपरेशन करते हो और आप इन 5-6 रूल्स को फॉलो करते हो, तो आप देखोगे कि जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो,
इसमें आपको अच्छे से वो चीज़ें याद हो रही हैं, अच्छे से आप उन चीज़ों को याद कर पा रहे हो, और आपका फिर एग्ज़ाम भी अच्छे से जाएगा जो भी आप सब्जेक्ट्स की तैयारी करोगे। दोस्तों ये था मेरा आज का एक नया वीडियो, आपको थोड़ा प्रिपरेशन करने के तरीके के बारे में बताने के बारे में। कैसा लगा आपको मेरा आज का नया वीडियो, लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर डियर फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हम तेज पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नए मोटिवेशनल वीडियो के बारे में, एक नए नॉलेज वाले वीडियो के बारे में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं, तो आप सभी को इसे वीडियो के नीचे दो चीज़ें दिख रही होंगी, एक रेड सब्सक्राइब का बटन और एक आपको बेल वाला आइकन भी दिख रहा होगा। तो अभी जाइए आप उन दोनों को प्रेस कर दीजिए और मेरे चैनल से कनेक्ट हो जाइए, ताकि मैं आने वाले हर नए वीडियोस को आप देख सकें, उनसे कुछ सीख सकें, अपने लाइफ में ग्रोथ कर सकें और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सकें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में। जैसे मैंने बताया कि आज हम बात करेंगे कि किसी भी काम और किसी भी कार्य को करते समय, यानी अपने जीवन में किसी भी काम को करते हैं, मतलब खासतौर पर जब आगे बहुत जब किसी मतलब बड़े लेवल पर होते हैं, मतलब तो उस काम को करने से पहले हमेशा अपने अपने आप को चेक कर लें, हमेशा अपनी जांच कर लें, मतलब कि मतलब वो सही से हुआ है या नहीं। मतलब कहने मतलब जो सही सही बात करें तो किसी भी काम को अपने जीवन में करने से पहले हमेशा उसकी जांच कर लें, उसको फिनिश करते हैं से पहले। हाँ, क्योंकि फिनिश कर लिया तो फिर आगे कुछ कर नहीं सकते। तो फिनिश करने से पहले जब वो एक रॉ मटेरियल के रूप में पड़ा हुआ है, या जब भी किसी काम को करते हैं तो मतलब उसको जांच लिया कर रहे हैं, मतलब उसको पूरा कंप्लीट करने से पहले उसको आप अच्छे से जांच कर लें, मतलब उसको अच्छे से चेक कर लें कि सही से हुआ है कि नहीं। इसी चीज़ के बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि मतलब जैसे आजकल के समय में मतलब दुनिया के अंदर, चाहे वो रिच फैमिलीज हो, सिंपल फैमिलीज हो, मीडियम क्लास फैमिली हो, जब कोई बच्चा पैदा होता है, मतलब तो वो जब किसी फैमिली में पैदा होता है तो 1 से 3 साल तक की जो बच्चा पैदा होता है, 1 से 3 साल तक उस बच्चे को मतलब क्योंकि बोल नहीं पाता है, चल नहीं पाता है, खा पी नहीं पाता है, तो उसको फिर 1 से 3 साल तक उसको चलना फिरना सिखाया जाता है, बोलना सिखाया जाता है कि उसके वर्ड्स वगैरह क्लियर निकले, और दांत वगैरह नहीं होते तो धीरे धीरे दांत निकलने लगते हैं, तो उसको चीज़ों को खिलाया जाता है। मतलब तो 2-3 चीज़ें वो करना सीख जाता है, और मतलब करना सीखता है कहने में 3 साल तक। जैसे ही 3 साल क्रॉस करता है, उसको बोलने बोलने लगता है, उसके वर्ड्स भी क्लियर होते हैं, चलने भी लगता है, मतलब और अच्छे से चीज़ों को खाने भी लगता है। देन उसको स्कूल में डाल दिया जाता है। जैसे हमारे भारत जैसे देश में 2 तरह के स्कूल होते हैं, एक गवर्नमेंट स्कूल होता है पहले से लेकर प्राइमरी तक, फिर होता है 6ठी से लेकर 12वीं तक या 10th तक सीनियर सेकेंडरी या सेकेंडरी स्कूल होता है। उसके अलावा जो दूसरे होते हैं प्राइवेट स्कूल, वो नर्सरी से स्टार्ट होते हैं, फिर नर्सरी, KG, LKG, UKG, फर्स्ट सेकेंड, उसके बाद आगे की मतलब 12th तक होता है, फिर 3 साल का कॉलेज भी होता है जिसको ग्रेजुएशन भी बोलते हैं, बाद में फिर 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन भी होता है जिसको हम मास्टर डिग्री बोलते हैं। तो इस तरीके से मतलब आगे की पढ़ाई होती है। तो कहने का मतलब उस बच्चे को नर्सरी में डाल दिया जाता है, तो नर्सरी में डालने के बाद जो उस बच्चे की 4 साल से लेकर 13 साल तक की जो एज होती है, मतलब वो बचपने वाली होती है। मतलब तो इस एज में क्या होता है, जो बच्चा होता है, उसके जो हम उम्र के बच्चे होते हैं, चाहे इसी क्लास में हो या गली में हो या स्कूल में हो, मतलब वो अपने हम उम्र के बच्चों के साथ ही फ्रेंडशिप वगैरह सीखता है, उनके साथ ही खेलता कूदता रहता है, मतलब और वो खेलने कूदने में ज़्यादा मजा आता है। कई बार उसको चोट भी लगती है मतलब खेलते कूदने में, बट वापस थोड़े टाइम के लिए दुखी होता है या रोता है, वापस वो हैप्पी होकर वापस खेलना कूदना शुरू कर देता है। कपड़े वगैरह भी गंदे होते हैं, मतलब लेकिन उसको कोई परवाह नहीं होती, उसको वो सिर्फ खेलता कूदता है, ये क्या नहीं मतलब, और हम उनके अपने बच्चों के साथ रहता है जो कि गली में होते हैं। लेकिन जब वो 13 साल की एज क्रॉस करता है तो उसकी बचपना की एज खत्म हो जाती है, और 14 साल से मतलब 14 ईयर से फिर वो चीज़ों को समझना शुरू कर देता है, कहने मतलब कि नहीं, मुझे कपड़े गंदे नहीं करना चाहिए, मुझे टाइम पर स्टडी करना चाहिए, मुझे अच्छा से मतलब अपने आप को नीट एंड क्लीन रखना है। कपड़े गंदे करूँगा तो मम्मी मारेगी, टीचर मारेंगे, मम्मी को कपड़े धोने में प्रॉब्लम आएगी। तो मतलब क्या अच्छा है क्या बुरा है, मतलब उन चीज़ों को वो समझना शुरू कर देता है। और कई सारे बच्चे तो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, मतलब तो उतना ज़्यादा उन चीज़ों के बारे में मतलब वो उतना ज़्यादा उन चीज़ों के बारे में सोच नहीं पाते हैं, मतलब क्योंकि वो कमज़ोर होते हैं।
और जो इंजीनियर होता है वो उन चीज़ों के बारे में इस तरीके से सोचने लगते हैं। तो कहने का मतलब फिर आगे जाके वो ये भी देखता है कि मतलब उसके जब वो ट्वेल्थ में पढ़ता है या कॉलेज में जाता है, वो देखता है कि उसके ग्रैंड पेरेंट्स थे, नाना थे या नानी दादाजी थे, उन्होंने अपने जीवन काल में मतलब कहीं ना किसी फील्ड में अपना करियर बना के आगे की पूरी लाइफ निकाल दी, फिर रिटायर हो गए। उसके बाद जो उनके करंट फादर भी, उन्होंने भी किसी न किसी फील्ड में अपना करियर बना के करंटली वो जॉब कर रहे हैं, हमारे घर को संभाल रहे हैं और देख रेख कर रहे हैं। तो आगे जाकर उसको भी किसी न किसी फील्ड में अपना करियर बनाना है, कहने मतलब। तो जैसा कि आजकल के टाइम में मतलब आजकल के समय में बहुत सारे हमारे पास क्या बोलते हैं करियर के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, लेक्चर हो गया, टीचर हो गया, प्रोफेसर हो गया। कई लोग बॉडी अच्छी होती है तो आर्मी में चले जाते हैं, कई लोग जिम ट्रेनर, सिक्योरिटी गार्ड, बॉडी गार्ड भी बन जाते हैं। उसके अलावा दूसरी जो बहुत हाई प्रोफाइल होते हैं मतलब तो एक्टिंग का सीख के डॉक्टर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं विदेशों में जाकर। तो कहने का मतलब आजकल अब फील्ड के जो ऑप्शन है, करियर के ऑप्शन बहुत सारे हमारे सामने अवेलेबल है। तो उन तो आपको भी किसी ना किसी फील्ड में करियर बनाना ही है, मतलब वो बच्चा मतलब सोचना ही मतलब। तो कहने मतलब अगर आप वाकई में पहले तो अगर आप डिसाइड कर चुके हैं कि आपको किस फील्ड में अपना करियर बनाना है न, तो अगर आप डिसाइड कर चुके हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप किसी ना किसी अपने इंटरेस्ट या अपने जो जिसमें आपका दिल लगता हो, मन करता हो, उसको आप चूज कर लीजिए मतलब। और जब उसको चूज कर लेते हैं जो भी आपका इंटरेस्ट का एरिया है, मतलब जिसमें आप चाहे सिंगिंग हो या डांसिंग या दूसरे कोई भी फील्ड हो मतलब, तो जब उसकी तैयारी करते हो मतलब, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी है मतलब जो रातों रात कोई भी चीज़ हम अचीव नहीं कर सकते हैं, उसमें हमें परफेक्शन लाने में टाइम लगता है, कहने मतलब। तो कहने मतलब जो आज अभी हम बात कर रहे थे कि जब आप उस चीज़ की तैयारी कर रहे होते हो, प्रैक्टिस कर रहे होते हो मतलब, तो जैसे बोलते हैं ना कि सिंगिंग में कई सारी चीज़ें होती है। जैसे मैं सिंगिंग सीख रहा हूँ पिछले 3 साल से, तो रागें होती है, अलंकारें होती हैं, आकारें होती हैं, सरगम होती हैं मतलब। तो कहीं भी हम जब अपना प्रैक्टिस करके सुनाने जाते हैं किसी को भी, तो अपने गले के और चेक करते हैं कि हमारा सुर बैठा हुआ है कि नहीं, हम सही से सरगम लगा पा रहे हैं कि नहीं, सही से आकारों को लगा पा रहे हैं कि नहीं। कहने का मतलब हम अपने जैसे मैं अपने आप को पहले चेक कर लेता हूँ मतलब, चेक करने के बाद उसको अच्छे से प्रैक्टिस करता हूँ कि कहाँ पे मैं सही हूँ, कहाँ पे गलत है, या कहीं पे मेरा सुर नहीं लग रहा है, उसको लगाने की कोशिश करता हूँ। फिर जाके मैं अपना आगे रख के उसको मतलब टीचर को सुनाता हूँ या बताता हूँ। इस तरीके से डांस के जो जो मतलब डांस सीखते हैं मतलब, डांस में जो स्टेप्स होते हैं वो नंबर्स पे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2, नंबर्स पे स्टेप बैठते हैं मतलब। तो आपको कोई परफॉर्मेंस देना है डांस का, है ना, तो पहले आप डायरेक्ट प्रैक्टिस ना करते हुए, डायरेक्ट अपने आप को बिना चेक किए हुए डायरेक्ट परफॉर्मेंस देने से अच्छा है कि पहले अपने आप को चेक कर ले कि आप उन स्टेप्स को अच्छे से कर पा रहे हो कि नहीं, आप उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं। तो कहने मतलब कोई भी, और फिर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या किसी बड़ी क्लास में हो, मतलब किसी अच्छे बड़े चीज़ों की तैयारी कर रहे हो, मतलब फोटोग्राफी में कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि कैमरे के अंदर जैसे आप कहीं शूट करने जाते हो तो शूट में सिर्फ कैमरा लेकर पहुंच जाने से मतलब नहीं होता, इसमें कई सारी चीज़ों को कैमरे के अंदर सेट करना होता है, जैसे एपर्चर हो गया, वाइट बैलेंस हो गया, शटर स्पीड हो गया और ISO हो गया, इन सबको सेटिंग करनी होती है इंडोर, मतलब किसी हॉल के अंदर है या आउटडोर में, तो आउटडोर इंडोर के हिसाब से की सेटिंग करनी होती है। कहने का मतलब यही है कि मतलब आप किसी भी काम की तैयारी कर रहे हो या जिस भी आप फील्ड में करियर बनाना चाहते हो उसकी आप तैयारी कर रहे हो मतलब, तो उस काम को करते वक्त और कहीं पे अगर आप उसको प्रेजेंट करना है या कहीं पर उसको प्रेजेंट करके दिखाना है या बताना है या सुनाना है या परफॉर्मेंस ही क्यों ना देना है, तो उसको करने से पहले उस तरीके का कुछ भी करने से पहले ना, पहले अपने आप को जो आप प्रेजेंट करने जा रहे हैं उस चीज़ की आप चेकिंग कर लो, मतलब कि मैं उसको सही से प्रिपेयर कर पाया हूँ कि नहीं। क्योंकि अगर आपने डायरेक्ट उसको प्रेजेंट कर दिया और वहां पे जो गलती हो गई, तो बोलते हैं उस गलती के बाद मतलब आप कोई बड़े बड़े जज वगैरह अगर चेक कर ले कि नहीं इस बंदे परफेक्शन तो है ही नहीं, तो फिर आप अपने आप को रीचेक किया ही नहीं, चेकिंग की नहीं, जांच की नहीं, मतलब अपने आप की कि आप उस काम में परफेक्ट हो गए नहीं, या आपने आपने उस काम की अच्छे से प्रैक्टिस की है कि नहीं। तो आपने अपने आप में खुद की सेल्फ चेकिंग ही नहीं की मतलब, और आप डायरेक्ट प्रेजेंट करने लगे उस चीज़ को, तो अगर वहाँ पे कोई एरर निकला फिर आपको दोबारा मौका हो सकता है नहीं मिले। कई बड़े बड़े जगहों पर जैसे जो बड़े बड़े रियलिटी शोज होते हैं डांस के, सिंगिंग के मतलब, तो वहाँ पे पूरे बंदे प्रिपेयर होकर अच्छे से उन चीज़ों की प्रैक्टिस करके सेल्फ चेकिंग करके जाते हैं, ताकि वहाँ पे कोई गलती ना हो। क्योंकि आप बिफोर चेकिंग मतलब करने से पहले अगर अपने खुद की बिफोर चेकिंग कर लेंगे मतलब, तो पता रहेगा हमारी क्या कमियां हैं, क्या किस जगह पे हम कमजोर है, कहाँ हमारा अच्छा पॉइंट है मतलब, उस तरीके से हम पूरा अपने आप को वेल प्रिपेयर कर लेंगे मतलब। तो कहने का मतलब यही है कि इस वीडियो के थ्रू यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आप किसी भी चीज़ की तैयारी क्यों ना कर रहे हो और उसको
करने और उस तैयारी करते हुए जब आप अगर आपको उस चीज़ का प्रेजेंटेशन देना है, कहीं पर शो करना है, परफॉर्मेंस देना है ना, सुनाना है, बताना है, तो अपने आप को एक बार सेल्फ चेकिंग जरूर कर ले, ताकि आपको पता चल जाए कि आप कितने परसेंट ओके हो, कितने परसेंट ओके नहीं हो, या कौन कौन सा आपका भी वीक पॉइंट रहेगा और कौन कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो जो आपके वीक पॉइंट्स होंगे उनको और स्ट्रॉन्ग बनाओ और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और बेटर बनाओ। तो सेल्फ चेकिंग करने से कई सारे फायदे होते हैं कि आप अपने बारे में रियलिटी चेक कर पाते हो कि आप कितने परसेंट ओके हो, कितने परसेंट नहीं हो। मतलब तो हमेशा अपनी सेल्फ चेकिंग जरूर करें, अपना अपना हमेशा अपने खुद की मतलब चेक, अपना जो भी काम करने से पहले अपना खुद की चेकिंग जरूर करें, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, जो ऑलरेडी आपको इस वीडियो के थ्रू बता चुका हूँ। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का नया वीडियो, लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर डियर फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं कि नए नॉलेज और मोटिवेशनल वाले वीडियो के बारे में, और आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको इस वीडियो के नीचे आपको दो चीज़ें दिख रही हैं, एक रेड सब्सक्राइब का बटन, दूसरा आपको बेल का आइकन दिख रहा होगा। तो अभी जाइए, अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो अभी जाइए और आप उन दोनों को प्रेस कर दीजिए, रेड सब्सक्राइब बटन को, और साइड में बेल वाला आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाले, आप इस चैनल से कनेक्ट होने के बाद मेरे आने वाले हर नई वीडियोज़ को आप देख सकें, उनसे कुछ सीख सकें, अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सकें और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सकें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का यह नया वीडियो। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि जब कोई भी हम काम करते हैं तो उसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है ना, और प्रैक्टिस करने के सही तरीके के बारे में आज हम बात करेंगे कि प्रैक्टिस करते वक्त हमें किन 5 रूल्स को फॉलो करना चाहिए और तो सही तरीका क्या होता है। इस वीडियो के अंदर आज हम बात करेंगे कि प्रैक्टिस करने का सही मेथड होता है, सही तरीका क्या होता है, और उसमें हमें किन 5 रूल्स को फॉलो करना चाहिए प्रैक्टिस करते वक्त। चाहे हम किसी भी काम की प्रैक्टिस कर रहे हों, या किसी सब्जेक्ट की प्रैक्टिस कर रहे हों, या किसी भी टॉपिक को लेकर हम किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उसका सही तरीका क्या होना चाहिए, उसके बारे में हम आज इस वीडियो के अंदर बात करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। तो दोस्तों पहला जो हमारा आज का जो रूल है, जब आप किसी भी, मान लो चाहे आप किसी सब्जेक्ट की प्रैक्टिस कर रहे हो जो आपको मतलब क्लास में मिली हुई हो, मतलब आपके अलग अलग सब्जेक्ट है, क्योंकि हर क्लास में कई सारे, मतलब जैसे कहा जाता है कि जैसे जो छोटे क्लास के बच्चे होते हैं, मतलब 1 से लेके 5 तक के होते हैं, तो मोस्टली सबके पास हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस ऐसा स्टेप्स, मतलब उसके बाद संस्कृत भी होता है, ड्राइंग भी होता है। फिर आगे की जब क्लास बड़ी हम जाते हैं तो और भी दूसरे सब्जेक्ट्स आते हैं, फिजिकल हो गया, हिस्ट्री हो गई, बायोलॉजी हो गई, और केमिस्ट्री हो गया, और जियोग्राफी का हो गया। मतलब इस तरीके से हर, मतलब क्लास बड़ी हो या छोटी, उसके हिसाब से हर बच्चे स्टूडेंट्स के अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं उसी क्लास के हिसाब से। तो कहने का चाहे आपको कोई भी सब्जेक्ट की आप प्रैक्टिस कर रहे हो, मतलब आपके अगले दिन एग्ज़ाम है और आपको अच्छे से उस सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करना है, या कोई यूनिट टेस्ट है, या आपको कोई प्रैक्टिकल असाइनमेंट बनाना है, उसके लिए आपको अच्छे से उस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, और नॉलेज होने के लिए आपको उस चीज़ की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो जब प्रैक्टिस आप तभी कर सकते हो जो आपको, मतलब वो चीज़ें जो मैं आपको 5 बताने वाले हूँ, जो 5 चीज़ें मैं आपको बताने वाले हूँ, उनको अगर आप फॉलो करोगे तो आपकी उन चीज़ों पर अच्छी प्रैक्टिस होकर आपको उसको बेटर रिजल्ट मिलेगा, आपने जो भी प्रैक्टिस वगैरह किया है। तो जो पहला रोल है, आप किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हो, मतलब क्योंकि आप प्रैक्टिस करते हो, आपको किसी भी चीज़ के थ्रू डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, है ना। तो पहला है कि जब आप किसी भी काम की प्रैक्टिस कर रहे हो, या सब्जेक्ट को याद कर रहे हो, या कोई भी काम कर रहे हो, या सब्जेक्ट की प्रैक्टिस कर रहे हो, या प्रैक्टिकल हो या असाइनमेंट हो, आपके सबसे पहले जो आपका फ़ोन है, मतलब उसको किसी टेबल पर रख देना चाहिए, साइलेंट मोड पे या स्विच ऑफ करके। क्योंकि जब मान लो कि सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो और आपको 1-2 घंटे प्रैक्टिस करनी है, हर सब्जेक्ट को पढ़ना है बहुत ही सावधानी से, मतलब हर एक क्वेश्चन के आंसर्स को पढ़ना है, मतलब तो उस टाइम जैसे हर फ़ोन के अंदर व्हाट्सएप होता है, फेसबुक मैसेंजर होता है, और बहुत सारे यूट्यूब होता है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब जिनमें मैसेज वगैरह आते रहते हैं। मतलब तो अगर मान लो आपको कोई सब्जेक्ट मिला, आप उसी की प्रैक्टिस कर रहे हो, या किसी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, मतलब और आपके बीच में मैसेज वगैरह भी आ रहे हैं बार बार, जो फ़ोन का डिस्प्ले होता है, मतलब वो बार बार उसके मतलब
इसकी लाइट जल रही है बार बार, तो आपका जब भी कुछ मैसेज आपका डिस्प्ले में लाइट जलेगी या उसका डिस्प्ले की लाइट मतलब उसमें आएगा, मतलब तो आपको लगे यार किसी का मैसेज आया है या किसी का कुछ है अर्जेंटली है, तो आपका जो माइंड होगा बार बार डिस्टर्ब होगा। माइंड डिस्टर्ब होने की वजह से जो आपकी प्रैक्टिस हो रही होगी या जिस सब्जेक्ट की जिस काम की भी आप प्रैक्टिस कर रहे होगे वो आप अच्छे से नहीं कर पाओगे, मतलब आपका माइंड जो होगा डिस्टर्ब होगा। इसलिए जब आप किसी भी काम की या यूनिट टेस्ट की तैयारी कर रहे हो या प्रैक्टिस कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, मतलब किसी भी काम की अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो, मतलब जो आपको मिला हुआ है, उसके लिए आपको जो पहला रूल है वो है आपको अपने फ़ोन को कहीं पे और किसी टेबल पर स्विच ऑफ करके या साइलेंट मोड पे करके रख दो, ताकि उसके बाद जो आप 1-2 घंटे लगातार प्रैक्टिस करने वाले हो उस काम की या उस सब्जेक्ट की या उस असाइनमेंट की या प्रैक्टिकल की, आप उस पर अच्छे से अपना उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर सको टाइम देते हुए। जो हमारा दूसरा जो रूल है मतलब प्रैक्टिस करने का, मतलब अच्छे से प्रैक्टिस कैसे करें, वो है कि मेडिटेशन आपको करना चाहिए। जैसे आजकल बहुत सारे जैसे बोलते हैं ओम का, कई लोग ओम के सुबह उठ के जल्दी उठ के 15 से 20 मिनट मेडिटेशन करते हैं, मतलब तो मेडिटेशन करने से क्या होता है दिमाग बहुत शांत रहता है और उससे एनर्जेटिक फील भी होता है, मतलब तो जब दिमाग शांत होगा और एनर्जेटिक फील होगा, मतलब तो आप जब भी आप किसी चीज़ की प्रैक्टिस करोगे तो आपका उसमें मन लगेगा। तो मन लगने के लिए किसी भी काम में आपको डेली 10 से 15 मिनट चाहे ओम की चैंटिंग कर लो या ओम की बने बनाए म्यूजिक भी होती है यूट्यूब पे पड़ी हुई होती है, मतलब उनको आप सुन लीजिए 10 से 15 मिनट, आपका माइंड एकदम रिलैक्स हो जाएगा, काम हो जाएगा और एनर्जेटिक भी हो जाएगा। उसके बाद जो भी आप जिस भी काम का प्रैक्टिस करने जा रहे हो या किसी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो तो आपका उसमें अच्छे से मन भी लगेगा। तो दूसरा जो रूल है वो है आपको मेडिटेशन करना चाहिए 10 से 15 मिनट डेली। जो हमारा तीसरा जो रूल है वो है कि जब आप किसी काम की प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपका जो फोकस है मतलब उस काम पे करते हुए, मतलब जैसे बताया कि जब मोबाइल फ़ोन में कॉल आती है मैसेज आती है तो आपका जो प्रैक्टिस करते हो आपका फोकस हट जाता है, मतलब क्योंकि बार बार माइंड डाइवर्ट हो जाता है, फ़ोन मोबाइल पे जाता है या किसी काम में घूमता रहता है, मतलब तो जब अगर फोकस सही नहीं होगा तो जो भी आप जिस भी चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हो मतलब उसमें आपको पूरा रिजल्ट नहीं मिलेगा, या जो आप करने जाओगे तो उसमें आपको अच्छे मतलब सब्जेक्ट की तैयारी करके अच्छे से प्रैक्टिस करके आप एग्जाम दोगे तो आपके उसमें अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस करते वक्त आपका उस टाइम पूरा फोकस नहीं रहा। तो आपको जब जिस भी सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हो उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो कोई भी काम कर रहे हो उस समय उस काम पर या उस सब्जेक्ट की प्रैक्टिस पर आपका 100% फोकस होना चाहिए, क्योंकि 100% आपका फोकस होगा तो आपको उसको काम को करने में आपको रिजल्ट भी मिलेगा और आपको अच्छे से वो चीज़ याद भी हो जाएगी और वो काम धीरे धीरे बेटर भी हो जाएगा और आपको उसमें अच्छा रिजल्ट भी दिखेगा। तो तीसरी जो चीज़ है वो है आपको जो फोकस है वो अपना पूरा 100% रखना पड़ेगा। जो चौथी चीज़ है वो है आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि आप अपना प्रैक्टिस कर रहे हो और उस पर फोकस भी कर रहे हो अच्छे से, मतलब फोकस भी कर रहे हो, मोबाइल को भी साइड में रखा हुआ है, बट आप पेशेंस नहीं रख रहे हो। 10 मिनट करते हो फिर लगता है कि अरे मतलब दिमाग फिर डाइवर्ट हो जाता है, मतलब पेशेंस धैर्य नहीं रख पाते अब अपने पास कि नहीं थोड़ा ब्रेक ले लेता हूँ, अभी कुछ चाय पी लेता हूँ या कुछ खा लेता हूँ। तो इससे क्या है कि जब कोई भी किसी भी काम में हमें तभी रिजल्ट मिलता है जब उस काम को की प्रैक्टिस हम 2-3 घंटे लगातार करते हैं। 10-10 मिनट में हम किसी भी काम को करते हैं और फिर ब्रेक ले लेते हैं, मतलब तो एक तो हमारा फिर मन नहीं बैठता है और अच्छे से हम उस काम को कर नहीं पाते हैं और बार बार मन हमारा दूसरी चीज़ों पर जाने लगता है। तो मतलब चौथी चीज़ वो आपको है कि पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको धैर्य रखना होगा। जब आप किसी भी काम की प्रैक्टिस कर रहे हो अच्छे से या किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो तो उस टाइम आपको अच्छे से मतलब क्या बोलते हैं आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस रखोगे तो आपको देखोगे आप पेशेंस रखते हुए 2 से 3 घंटे आप लगातार प्रैक्टिस कर रहे हो अपना पूरा का पूरा फोकस करते हुए और मोबाइल फ़ोन को कहीं साइड में रखते हुए, तो आप देखोगे आपको उस काम के अंदर धीरे धीरे रिजल्ट मिल रहा है, मतलब और आपको वो चीज़ अच्छे से याद हो रही है या उस काम को अच्छे से कर पा रहे हो पेशेंस को रखते हुए, धैर्य को रखते हुए। तो ये थी हमारी चौथी और जो लास्ट और 5 जो हमारा रूल है वो है आपको जो अपना एफर्ट है मतलब जो कोशिश है वो आपको 100% करनी है, मतलब ये नहीं कि आप आधे मन से मतलब उस काम को कर रहे हो, आधे मन से उस प्रैक्टिस कर रहे हो और जो दिमाग है वो फ्रेंड्स से मिलने में है या किसी से बात करने में है या किसी दूसरे काम को करने में है या किसी मूवी को देखने में, किसी मतलब ए टू जेड जो भी दूसरे काम होते हैं कहने मतलब जिस टाइम पे आप जिस भी वर्क की प्रैक्टिस कर रहे हो सब्जेक्ट की प्रैक्टिस कर रहे हो उस समय उस टाइम और उस जगह पर उसी काम में आपका
पूरा पूरा जो क्या बोलते हैं एफर्ट है आपको अपना देना होगा, ना कि दूसरी चीज़ों पर। क्योंकि जब पूरा का पूरा एफर्ट दोगे, पूरा फोकस करते हुए मतलब और बाकी रूल्स को फॉलो करते हुए, तो आपको डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और आप देखोगे कि धीरे धीरे आप उस काम को अच्छे से करते जा रहे हो और आपको धीरे धीरे उसमें मन में लगने लगेगा। क्योंकि जब हम किसी काम को कर रहे होते हैं और उसमें हमें रिजल्ट दिखने लगता है, रिजल्ट मिलने लगता है मतलब, और हमें वो चीज़ याद आने लगती है, तो धीरे धीरे हमें वही चीज़ करने में मजा आने लगता है और हमें उसी काम को करने में अच्छा भी लगने लगता है। तो पांचवी जो चीज़ मैंने बताया, आपको अपना 100% एफर्ट भी देना पड़ेगा किसी भी काम की प्रैक्टिस करते हुए, किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी की प्रैक्टिस करते हुए। तो दोस्तों ये थे वो 5 रूल्स जो आप किसी भी काम को मतलब किसी भी चीज़ की अगर प्रैक्टिस करते हो किसी काम को करने की, तो आपको उन 5 रूल्स को हमेशा फॉलो करना चाहिए। तो पहला मैंने बताया वो था कि अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करके साइलेंट मोड करके टेबल वगैरह पर रख दीजिए। दूसरा था आपको मेडिटेशन करना चाहिए। तीसरा था आपको फोकस अपना 100% करना पड़ेगा प्रैक्टिस करते वक्त। चौथा था आपको अपना पेशेंस रखना पड़ेगा। और फिफ्थ एंड लास्ट था आपको अपना 100% एफर्ट देना पड़ेगा जो भी काम आप कर रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करते हुए प्रैक्टिस कर रहे हो। तो इन 5 रूल्स का फॉलो करोगे तो आप देखोगे जिस भी काम का प्रैक्टिस कर रहे हो उसमें आपको रिजल्ट भी मिल रहा है और आपको उसको काम करने में मज़ा भी आ रहा है और आप उस चीज़ को अच्छे से सीख भी रहे हो। दोस्तों ये था मेरा आज का एक नया वीडियो। कैसा लगा लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर डियर फ्रेंड्स।